हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। 341 ब्रांच रू डॉयल पर मार्केट डिस्ट्रिक्ट और गंभीर काटिएडल कैथेड्रल कमेमोरेटिव के बीच स्थित एक हरी भरी सड़क फैली हुई थी। इसके साफ फुटपाथ और आधुनिक वास्तुशैली ने इसे आसपास के इलाकों से अलग बना दिया था। जैना ने जानबूझकर प्यूरिफायर्स से मिलने के लिए इसी जगह को चुना था। यहाँ आने जाने वाले लोगों का उसके पूर्व जीवन से बहुत कम संबंध था और पहचान लिए जाने की संभावना भी बेहद कम थी। फिर भी उसकी समग्र प्रस्तुति एक विशेष शैली के प्रति निष्ठावान रही, स्वच्छता, उज्ज्वलता और जीवंतता का चित्रण। ये छवि बिशप के उपदेशों और चर्च गतिविधियों में उसकी भागीदारी के दौरान मिली भावुक वकालत से संक्षेपित होकर बनी थी। उसकी गर्दन में लटका सन टैलिस्मन उसके सलीके से बंधे भूरे पीले बालों को उभार रहा था। वह पेड़ों की लंबी परछाइयों के साथ चलते हुए अपार्टमेंट 17 की ओर बढ़ी। रास्ते में एक भूरी 4 पहिया गाड़ी गुजर गई। खिड़की खुली हुई थी और भीतर से एक आकर्षक चेहरा दिखाई दिया। काली कॉट ड्रेस पहने एक महिला गाड़ी के अंदर विराजमान थी। सफ़ेद पंखों से सजी एक गहरी वेल हैट उसके सिर पर थी, जो उसके काले बालों को खूबसूरती से फ्रेम कर रही थी। उसके चेहरे की बनावट कोमल थी, थोड़ी में सुगठित वक्र था। ऊंची पतली नाक की पुल से होते हुए हल्के से ऊपर उठे गहरे लाल होठों तक दृष्टि जाती थी। उसकी गहरे स्लेटी आंखों में चमक के साथ हल्की उदासी भी झलक रही थी, जो सहानुभूति जगा देती थी। कितनी सुंदर, जैना ने दिल से आह भरी जब गाड़ी आगे बढ़ गई। भले ही जैना स्वयं आकर्षक मानी जा सकती थी, फिर भी वह दूसरों के सौंदर्य की सराहना करने में सक्षम थी। साथ ही उसने अपने रूप और फ्रैंकर, जो डिमिनेस ऑफ प्लेजर के पद तक पहुंच चुकी थी, तथा अभी अभी गुजरी महिला के बीच के स्पष्ट अंतर को भी स्वीकार किया। ध्यान बदलते हुए जैना रू डॉयल पर स्थित अपार्टमेंट 17 की छत पर चढ़ गई। उसका इंतजार ज्यादा लंबा नहीं रहा। इमर और वैलेंटाइन जल्द ही आ गए। वैलेंटाइन का स्वभाव भले ही ठंडा था, फिर भी उसने पहल करते हुए पूछा, क्या तुम्हें कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली? वैलेंटाइन की नज़र जैना की गर्दन से गुजरी, जहां सन सेक्रेड एम्ब्लम लटका था। एक हल्का सा सिर हिलाना उसकी संतुष्टि का संकेत था। जैना ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। इमर और वैलेंटाइन को प्रश्न पूछने का अवसर दिए बिना उसने ईमानदारी से अपनी भावना प्रकट की। मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। पश्चाताप? इमर ने वैलेंटाइन की ओर हैरानी से देखा। क्या कुछ गलत हो गया था? जैना ने निगाहें झुका लीं, जमीन को देखते हुए उसके होंठों पर एक कड़वी मीठी मुस्कान आई। मेरी माँ मेरे सपनों में आती रहती है, बार बार, और हर बार जब वह मेरे सपने में आती है तो मेरे मन में एक परेशान करने वाला सवाल उठता है, चर्च ने हुगा आटवा जैसे व्यक्ति को चुनावों में भाग लेने की अनुमति क्यों दी? सच्चाई सामने आने के बाद उन्होंने उसके सहयोगियों को तुरंत गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ताकि आने वाली तबाही रोकी जा सके? माँ, मैं मोक्ष चाहती हूँ। ये पीड़ा मेरे दिल को कुतरती है, मेरे विश्वास में संदेह बोती है और मुझे ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या गॉड और चर्च अब भी हमारी निगरानी करते हैं। ये भावनाएं सच्ची थीं, हालांकि जितनी प्रतीत होती थी उतनी तीव्र नहीं। वैलेंटाइन को शर्मिंदगी महसूस हुई और वह नहीं जान पाया कि जैना को कैसे जवाब दे। इसी तरह चर्च सर्वशक्तिमान नहीं है। इंटीज में हम चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, नेशनल कन्वेंशन और सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के अधीन हैं। हमारे कार्य सीमाओं में बंधे हैं। हम बिना रोक टोक के काम नहीं कर सकते और न ही मनमाने ढंग से जांच पड़ताल कर सकते हैं। जैना कुछ सेकंड तक चिंतन में डूबी रही, फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए बोली, प्रेज द सन, प्रेज द सन। वैलेंटाइन और इमर ने एक साथ दोहराया। अपने ईमानदार अभिनय के साथ जैना ने पूछा, हुगा आटवा को पार्लियामेंट मेंबर के पद तक किसने पहुंचाया और किसने उसके लिए किसी ईवल गॉड की ओर से प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की? हम इसकी जांच कर रहे हैं। अब तक कोई ठोस सफलता नहीं मिली है, इमर ने सोच समझकर उत्तर दिया। जैना के चेहरे पर चिंता और व्याकुलता उभर आई। इतनी कम प्रगति क्यों? क्या यह उन्हीं सीमाओं के कारण है जिनका आपने जिक्र किया, जो अहम सुराग पाने में बाधा बनती हैं? क्या आपको मेरी मदद चाहिए? मैं किसी भी बंधन में नहीं हूं और कानून तोड़ने से नहीं डरती। इमर और वैलेंटाइन जैना की प्रतिक्रिया से चकित नहीं हुए। यह उसी भावना का प्रतिबिंब था जो हुगा आटवा की उसकी अचानक की गई हत्या में दिखी थी, हालांकि अब वह अधिक संयमित रूप में थी। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, बिना बोले यह विचार करते हुए कि क्या इस मामले को किसी कॉन्ट्रैक्ट से बंधे इन्फॉर्मेंट को सौंपा जाए, जिससे अधिक लचीलापन और स्वतंत्रता मिल सके। फ्रैंक की सलाह को ध्यान में रखते हुए जैना ने सीधे इंस्टिगेशन का सहारा नहीं लिया। उसने प्यूरिफायर्स की मानसिकता को परखा और शब्दों के माध्यम से अपना उद्देश्य साधा। अगर चर्च के हाथ बंधे हुए हैं तो क्या वह ये काम सक्षम भक्तों को सौंप नहीं सकती? चर्च की गरिमा अधिक महत्वपूर्ण है या गॉड के बच्चों का कल्याण? हर रोकी गई तबाही के साथ असंख्य परिवार और जानें बचती हैं। वे सभी सन के प्रति समर्पित प्रार्थी हैं। हुगा आटवा के पीछे एक ईवल गॉड था।
वैलेंटाइन प्रभावित हुआ और इम्र की ओर से कोई विरोध न देखकर उसने गंभीरता से जेना से कहा, क्या तुम वाकई इस जांच में हमारी मदद करना चाहती हो? ये बहुत खतरनाक है। अपनी जान गंवाने की संभावना काफी ज्यादा है। जेना ने जटिल भावनाओं से भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मुझे मौत से डर लगता है, लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा डर लगता है कि कहीं मैं भी विधर्मियों के लिए एक बलि का मेमना न बन जाऊं, जैसे मेरी मां बनी। उसने अपनी नफरत को बिल्कुल नहीं छिपाया। इसके बाद इम्र ने कहा, हमारी जांच में ये सामने आया है कि हुगर आठवा के जनरल फिलिप से घनिष्ठ संबंध थे। कुछ गुप्त गतिविधियों के तार उसी तक जाते हैं, लेकिन जनरल फिलिप पिछले साल बीमारी से मर गया, जिससे सभी सुराग समाप्त हो गए। हुगर आठवा के अन्य समर्थक या तो जनरल फिलिप के प्रति निष्ठावान थे या उसे समर्थन योग्य संपत्ति मानते थे। विधर्मी आस्थाओं या गुप्त संगठनों में उनकी संलिप्तता की पुष्टि नहीं हो पाई है। जेना ने तुरंत कहा, फिलिप का परिवार और वे विधर्मी जो हुगर आठवा के आसपास थे। फिलिप के परिवार में कुछ भी गलत नहीं है, वैलेंटाइन ने झुंझलाहट भरे स्वर में कहा। हमने हुगर आठवा के अभियान से जुड़े केवल 2 विधर्मियों को गिरफ्तार किया है। उनकी भूमिकाएं अपेक्षाकृत छोटी थीं। सबसे अधिक जानकार व्यक्ति ने पकड़े जाने पर आत्महत्या कर ली। उसकी कट्टरता ने हमें जरूरी सुराग पाने से रोक दिया। हमने ऑर्डर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन नामक गुप्त संगठन की 2 शाखाओं को प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया है। ऑर्डर ऑफ ऑल एक्सटिंक्शन, जैना को उस गुप्त संगठन की याद आई जो किसी इवल गॉड में विश्वास करता था। इम्र ने जोड़ा, मुख्य जानकारी का स्रोत एक लाल बालों वाली महिला है जिसका नाम कसांड्रा है। वह साउरॉन वंश से है, जो पूर्व शाही परिवार की एक उपशाखा है। वह एक बियॉन्डर और बून से अनुग्रहित विधर्मी है। इम्र ने सिर हिलाया। वर्तमान में कोई ठोस निष्कर्ष नहीं है। जिन नोबल फैमिलीज ने हुगर आठवा का समर्थन किया था, उनके साउरॉन परिवार से सामान्य संबंध हैं। कसांड्रा ने साहसिक जीवन चुना क्योंकि साउरॉन परिवार के भीतर उसे बहुत कम महत्व दिया जाता था। बाद में वह एक बियॉन्डर बनी और अंततः पिछले साल हुगर आठवा की टीम में शामिल हो गई। कार्टियर द ला मेजॉन ड'ओपेरा, रू लॉम्बर, मैकेनिकल कैफे। यांत्रिक सटीकता के साथ किंग स्पाई को पूफा साउरॉन और ब्लैक कैट ऑर्गेनाइजेशन के उसके साथियों के सामने रखा गया। वह पाई भूरे रंग का फूलनुमा चमत्कार लग रहा था, जिस पर जटिल काले पैटर्न बने थे। पूफा ने चारों ओर देखा और लुमियन, अनोरी और दूसरों से कहा, मैं सुझाव देता हूं कि यह किंग स्पाई का खेल मेरे एक सम्मानित पूर्वज को समर्पित हो। वह पहले काउंट आर्डेनन और शैम्पेन के 27वें काउंट थे। अपने व्यवहार में पूफा स्वयं को अक्सर काउंट आर्डेनन कहता था। काउंट ऑफ शैम्पेन, वही जिसने रोसेल की पिछवाड़े की चाह की थी। नॉवेलिस्ट अनोरी ने मुस्कराते हुए चुटकी ली। पिछले 1 साल में ट्रिय के गुप्त पुस्तक बाजार में सबसे अधिक मांगी जाने वाली प्रतिबंधित पांडुलिपि एम्परर रोसेल सीक्रेट क्रॉनिकल्स थी। इसके पन्नों में एम्परर रोसेल से जुड़ी अफवाहों के साथ साथ अजीबोगरीब और चटपटी सनसनीखेज बातें भरी थीं। पूफा ने आह भरी और कहा, वह शैम्पेन का 30वां काउंट था, मेरे महान पूर्वज का परपोता। वह साउरॉन परिवार की एक अलग शाखा से था। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनहरे बालों वाले पेंटर मलन ने बातचीत को फिर से मुख्य विषय पर लाया। ये केवल एक खेल था। किसी और ने किंग स्पाई के अतिरिक्त टुकड़े को किसी विशेष व्यक्ति को समर्पित करने पर जोर नहीं दिया, इसलिए जल्दी सहमति बन गई। लुमियन की सामान्य शैली को देखते हुए उसे आपत्ति करनी चाहिए थी और काउंट पूफा को नाराज करना चाहिए था, लेकिन उसे याद रहा कि उसकी वर्तमान भूमिका गार्डनर मार्टिन के मित्र की थी, एक समृद्ध व्यापारी परिवार का वंशज जिसे कला का शौक था। वह मूलतः एक फिजूल खर्च मूर्ख की भूमिका निभा रहा था, जो दिखावे में धन उड़ाता और बदले में तिरस्कार पाता। पूफा ने अधिक चुप रहने वाले लिटरेरी क्रिटिक अर्नस्ट यंग की ओर ध्यान दिया और निर्देश दिया, तुम्हें पाई काटने का सम्मान मिलेगा। काले घुंघराले बालों वाले अर्नस्ट यंग ने आत्मव्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया दी। मुझे मैकेनिकल कैफे में वेटरों की अनुपस्थिति से नफरत है। यह मुझे खुद वेटर जैसा महसूस कराती है। क्या यह अच्छी बात नहीं है? इसका मतलब है कि जासूस नहीं है, नॉवेलिस्ट अनोरी ने बुदबुदाया। अरेटा पोएट ने अपनी पाइप से चेरीवुड के धुएं का कश लेते हुए हंसकर कहा, शायद जासूस हम में से ही कोई हो। इसी बीच अर्नस्ट यंग ने पहले ही टेबल नाइफ उठा ली थी और किंग स्पाई को 7 बराबर हिस्सों में काट दिया। पूफा ने किंग स्पाई के एक टुकड़े को सावधानी से प्लेट के किनारे रखा, हाथ जोड़कर उसे सीने से लगाया। उसकी आवाज नर्म लय में एक आह्वान जैसी गूंजी, तुम्हें शक्तिशाली साउरॉन परिवार के सदस्य महान वर्मंडा शैम्पेन साउरॉन को। पूफा ने यह मंत्र 3 बार दोहराया। लुमियन यह महसूस किए बिना नहीं रह सका कि मैकेनिकल कैफे, जो पहले ही अपने वेटरों से खाली था, और भी गहरी खामोशी में डूब गया, जैसे बिशप के उपदेश शुरू होने वाले हों। वर्मंडा साउरॉन को किंग स्पाई का अतिरिक्त हिस्सा अर्पित करने के बाद पूफा ने लुमियन की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम मेहमान हो, तुम सबसे पहले चुनोगे। बिना देखे लुमियन ने अपने सामने रखी किंग स्पाई की ओर हाथ बढ़ाया। उसी क्षण टर्मी बोरोज की गूंजती आवाज लुमियन के कानों में पड़ी, स्विच स्विच। लुमियन ने नहीं सोचा था कि टर्मी बोरोज ऐसे समय पर कोई संकेत देगा।
चाहे यह इनेविटेबिलिटी का एंजल किसी जाल के लिए अवसर का उपयोग करना चाहता हो, या किसी अन्य उद्देश्य से, या बस अपने वेसल को इस समय और स्थान पर किसी विपत्ति से बचाना चाहता हो, यह स्पष्ट था कि ये दिखने में साधारण किंग स्पाई का खेल गहरे छिपे खतरों से भरा था। एक बार सक्रिय होने पर यह वहां मौजूद सभी लोगों को खतरनाक गर्त में धकेल सकता था। जब काउंट पूफर ने रहस्यमय पहलू का जिक्र किया, किंग स्पाई का एक टुकड़ा किसी देवता या पूज्य पूर्वज को बलि के रूप में चढ़ाने का, तो लुमियन को बियॉन्डर तत्व की उपस्थिति का संदेह हुआ। यह उन भविष्यवाणी खेलों जैसा था जिन्हें कई रहस्यवाद प्रेमी पसंद करते थे। उसके आश्चर्य के लिए मामला उसकी कल्पना से भी अधिक गंभीर निकला। इसने एक एंजल को यह मानने पर मजबूर कर दिया था कि वह लुमियन, एक डुअल सीक्वेंस 7, इसे संभाल नहीं सकता या इससे आहत हो सकता है। ये विचार मन में दौड़ते रहे और लुमियन टर्मिबोरोस के उद्देश्यों को समझने के लिए संघर्ष करता रहा। अंततः उसने सावधानी से हाथ बढ़ाया और शेष 5 टुकड़ों में से एक को सहजता से चुन लिया। इस बार टर्मिबोरोस ने हस्तक्षेप नहीं किया। लुमियन के बाद अनोरी, मलन, अर्नस्ट यंग और अरेटा ने भी किंग स्पाई का एक एक टुकड़ा ले लिया। केवल वही टुकड़ा बचा जो लुमियन के सबसे करीब था। लगता है यह मेरा है। काउंट पूफर आगे झुका, मुस्कुराया और किंग स्पाई का वह टुकड़ा उठा लिया। उसने उसे मुंह के पास ले जाकर नाजुकता से एक कौर लिया। लुमियन ने भी वही किया। परत कुरकुरी थी, भरावन मीठा, और उसकी खुशबू देर तक तालू पर बनी रही। गुणवत्ता वाकई काफी अच्छी थी। कुछ कौर लेने के बाद काउंट पूफर हंसा और बोला, लगता है आज मैं ही राजा हूं। ये कहते हुए उसने अपने मुंह से एक ब्रॉड बीन निकाली। जिस पर लुमियन की नज़र उस ब्रॉड बीन पर पड़ी, उसके इंद्रियों तक खून और जंग की हल्की गंध पहुंची। उसी समय मैकेनिकल कैफे का माहौल भारी हो गया, मानो हर कोई ऐसा आदेश मिलने से डर रहा हो जिसे वह सह ना पाए। काउंट पूफर अपनी सीट से उठा। उसकी पीठ सड़क की ओर खुली खिड़की के सामने थी, जिससे वह धूप को ढांकते हुए उसके चेहरे पर हल्की छाया डाल रही थी। उसकी मुस्कान कुछ गहरी लग रही थी। काउंट पूफर की नज़र नॉवलिस्ट अनोरी पर टिक गई। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान थी। कैफे से बाहर जाओ और राहगीरों से कहो, आई एम डॉग SH*T। अनोरी, जो पहले से ही तनाव में था, ने राहत की सांस ली और मुस्कराकर जवाब दिया, ठीक है। वह भारी भरकम आदमी सीट से उठा और दीवार के किनारे लगे दरवाजे के हैंडल को पकड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ा। चरमराने और हल्की खटखटाहट की आवाज़ों के बीच यांत्रिक बांह अचानक कस गई और भारी लकड़ी का दरवाज़ा घसीटते हुए खुल गया। अनोरी बाहर सड़क पर गया और राहगीरों से ऊंची आवाज़ में बोला, आई एम डॉश-टी। आई एम अ पीस ऑफ डॉश-टी रेज्ड बाय अ साउ। माई होल फैमिली इज डॉश-टी रेज्ड बाय साउज। राहगीर पहले हक्का बक्का रह गए, फिर जोरदार हंसी फूट पड़ी। खुद को कोसने के बाद अनोरी अच्छे मूड में लुमियन और दूसरों के पास लौट आया। तुम्हारी मानसिक सहनशक्ति काफी प्रभावशाली है, लुमियन ने तुम सच में मोटी चमड़ी वाले हो को अधिक सुसंस्कृत शब्दों में कहने की कोशिश की। नॉवलिस्ट अनोरी हंसा और बोला, जब भी लिखते समय अटक जाता हूं तो बालकनी में खड़े होकर खुद को कोस लेता हूं। ये सबसे आसान तरीका है। लेखकों की भी अपनी अजीब आदतें होती हैं। लुमियन को अपनी बहन याद आ गई, जो स्वयं को गंभीर प्रोक्रास्टिनेशन सिंड्रोम से पीड़ित मानती थी। अनोरी ने एब्सेंथ का एक घूंट लिया और फिर से बैठ गया। उसका ध्यान काउंट पूफर की ओर गया, जो बैकलाइट में खड़ा मलन, पीला और सुंदर पेंटर को देख रहा था। एरेटा को थप्पड़ मारो। मलन अपनी सीट पर ही ढीला सा बैठा रहा, उठा नहीं। वह आगे झुका और पोएट अरेटा को एक थप्पड़ जड़ दिया। अरेटा, जिसके बाल पतले हो रहे थे और चेहरे की मांसपेशियां थोड़ी ढीली थीं, बिल्कुल विचलित नहीं हुआ। उसने बस अपनी पाइप से एक और कश लिया। लुमियन की नज़र पड़ते ही उसने सहज मुस्कान दी। एक पोएट के रूप में मुझे अपने चारों ओर की दुर्भावना का आनंद लेना सीखना चाहिए। दुर्भावना में आनंद लेना कितना काव्यात्मक युवा, बल्कि कहें काव्यात्मक अधेड़। लुमियन ने खेल में शामिल लोगों को देखा और महसूस किया कि काउंट पूफर के अलावा, जिसने ब्रॉड बीन खाई थी, और कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। काउंट पूफर ने थोड़ा अपना आसन बदला। उसके चेहरे के भाव अब भी रोशनी की पीठ में छिपे थे। उसने अर्नस्ट यंग से कहा, मेरे प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करो। जब ब्लैक कैट्स इकट्ठा होते थे तो वे अक्सर तरह तरह के साहसी कृत्य करते थे। आधुनिक शब्दों में वे परफॉर्मेंस आर्ट के एवांट गार्ड्स थे। इसलिए अर्नस्ट यंग को एक घुटने पर बैठकर निष्ठा की घोषणा करने में कोई झिझक नहीं हुई, बल्कि उसे यह भी अपर्याप्त लगा। उसे लगा कि इसमें पर्याप्त रोमांच या अपमान नहीं है। इसके बाद काउंट पूफर ने पोएट अरेटा की ओर रुख किया और आदेश दिया, सड़क के उस पार बैठे भिखारी को अपना सारा पैसा दे दो। अरेटा चौंक गया, दिल में दर्द के साथ बोला, ठीक है। जैसा कि तुम जानते हो, मैं कंगाल हूँ। पिछले 5 सालों में मैंने अपनी कविता से मुश्किल से 3000 वर्ल्ड डॉलर कमाए हैं। हर दिन मैं सोचता रहता हूं कि कौन सा दोस्त कोई कार्यक्रम रखेगा और मुझे मुफ्त में एक ड्रिंक देगा। काफी ईमानदार पोएट। लुमियन ने सोचा कि क्या उसे इस व्यक्ति को स्पॉन्सर करना चाहिए और देखना चाहिए कि वह कैसी कविताएं लिख सकता है।
आखिरकार स्पॉन्सरशिप फी गार्डनर मार्टिन की ओर से ही आती थी। उसे इस्तेमाल न करने पर वह वैसे ही पड़ी रहती। इसके उलट कुछ कलाकारों को स्पॉन्सर करके वह कुछ हिस्सा अपने लिए भी रख सकता था। काउंट पूफर के जवाब देने से पहले ही अरेटा अचानक हंस पड़ा। उसने जेब में हाथ डाला और उत्साह से बोला, इसीलिए मैं सिर्फ 5 वर्ल्ड और ही लाया हूँ। 5 वर्ल्ड और विशी कैफे में तो इससे आधी बोतल मिनरल वाटर और 2 उबले अंडे भी मुश्किल से मिलेंगे, नॉवलिस्ट अनोरी ने बड़बड़ाया जब उसने पोएट अरेटा को सामने वाले भिखारी की ओर 5 वर्ल्ड और उछालते देखा। विशी कैफे एवेन्यू डू बुलवार्ड से हटकर एक गली में स्थित था। वहां पार्लियामेंट मेंबर्स, उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी, बैंकर, इंडस्ट्रियलिस्ट, फाइनेंसियर, प्रसिद्ध कॉर्टिजन और समाज के उच्च वर्ग के लेखक, पेंटर, पोएट और स्कल्प्टर आते थे। इस बिंदु तक हर प्रतिभागी की बारी आ चुकी थी और लूमियन अंत में बचा था। काउंट पूफर ने लूमियन को गहरी नज़र से देखा और कहा, यह तुम्हारी पहली ब्लैक कैट गैदरिंग है। मैं तुम्हें एक सरल कार्य दूंगा। किंग्स पाई का अपना टुकड़ा लो और कैफे के बेसमेंट के आखिरी कमरे में जाओ। उस पाई के बदले एक सफ़ेद कागज़ की शीट लेना। इसमें रहस्यमय संकेत है, अगर कुछ गलत हुआ तो मैं बस उस बेसमेंट को जला दूंगा। लूमियन ने मन ही मन बुदबुदाया जब उसने आधा खाया हुआ किंग्स पाई पकड़ा। नॉवलिस्ट अनोरी के निर्देशानुसार उसने किचन के पास बेसमेंट की ओर जाती सीढ़ियां ढूंढ लीं। आगे बढ़ने से पहले उसने आसपास की गैस वॉल लैंप्स जला दीं। उनकी हल्की पीली रोशनी में वह विभिन्न वस्तुओं से भरे कॉरिडोर से गुजरा और आखिरी कमरे तक पहुंचा। लाल दरवाज़ा कसकर बंद था। लूमियन ने ध्यान से सुना, लेकिन भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाजे के आसपास भी कुछ संदिग्ध नहीं दिखा। लूमियन ने दाहिना हाथ बढ़ाया, हैंडल पकड़ा, हल्का सा घुमाया और धीरे धीरे दरवाज़ा अंदर की ओर धकेला। जब बेसमेंट के कॉरिडोर की गैस लैंप्स की रोशनी भीतर पड़ी तो चीज़ें साफ दिखाई देने लगीं। वे चीज़ें सिर थीं, अंधेरी छायाओं में गुच्छों में रखी हुई, जिनकी भावशून्य निगाहें दरवाजे पर खड़े घुसपैठी एक पर जमी थीं। लूमियन की पुतलियां फैल गईं जब उसने कुछ परिचित सिर पहचान लिए। वे नॉवलिस्ट अनोरी, पेंटर मलन, क्रिटिक अर्न्स्ट यंग और पोएट अरेटा के थे। आग का गोला बनाने से ठीक पहले अनुभवी और दृढ़ लूमियन ने खुद को संभाला और स्थिति को परखा। सिरों पर मृतकों जैसी पीली आभा नहीं थी और कमरे में प्रिजर्वेटिव की विशिष्ट गंध भी नहीं थी। लूमियन ने अपनी शुरुआती प्रतिक्रिया को रोका और दृश्य का निरीक्षण किया। उसे एहसास हुआ कि ये वैक्स हेड्स थे जिन्हें नीचे उतारा गया था। खरबूजों की तरह दिखते हुए वे लकड़ी के एक ढांचे में बने खांचों में रखे थे। क्या यह मिशन मुझे डराने के लिए था? अगर टर्मी बोरोज की चेतावनी न होती तो क्या ऐसा मजाक मुझे परेशान कर पाता? इसमें रहस्यमय क्या है? लूमियन ने थोड़ी देर सोचा, फिर अपना किंग्स पाई लकड़ी की शेल्फ पर रखा और वैक्स हेड्स में से एक से सफ़ेद कागज़ की शीट निकाल ली। सफ़ेद कागज़ हाथ में लिए जब वह मैकेनिकल कैफे लौटा तो अनोरी, अरेटा और अन्य लोग उसे मुस्कान के साथ देख रहे थे, मानो उसकी घबराहट जांच रहे हों। काउंट पूफर ने संतोष में सिर हिलाया। तुमने मिशन बेहतरीन ढंग से पूरा किया। अगर मैंने इसे बेहतरीन ढंग से पूरा न किया होता तो क्या होता? लूमियन ने बची खुची घबराहट का अभिनय किया और पूछा। वे वैक्स हेड्स इतने जीवंत लग रहे थे कि मेरा दिल लगभग रुक ही गया था। हा, अनोरी हंसा। ये काउंट की ओर से हर नए सदस्य के लिए स्वागत है। उसे वैक्स फिगरीन हेड्स इकट्ठा करने का शौक है। जिसे भी वह स्वीकार करता है उसे एक वैक्स स्कल्प्टर से निमंत्रण मिलता है ताकि उसका सिर कला के रूप में अमर किया जाए और मैकेनिकल कैफे के बेसमेंट में रखा जाए। लगता है जैसे तुम्हारे सिर काउंट पूफर को सौंप दिए गए हों। लूमियन ने अनोरी और दूसरों की गर्दनें देखीं, लेकिन कहीं भी टांकों के निशान नहीं दिखे। उपन्यासकारों के बीच फैली विभिन्न अफवाहों पर चर्चा करने और ब्लैक कैट को स्पॉन्सर करने के लिए 2000 वर्ल्ड डॉलर देने के बाद लूमियन ने विदा ली। जाते समय उसकी नज़र अनायास 2 पैरों वाली मेज़ों पर गई। अचानक लूमियन की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने देखा कि काउंट पूफर, अनोरी और अन्य लोगों की प्लेटों में अब भी अधूरा किंग्स पाई था, जबकि वह सफ़ेद चमकीली चीनी मिट्टी की प्लेट जिस पर पहले पाई रखी थी अब खाली थी। साउरॉन परिवार के पूर्वज के लिए रखा गया किंग्स पाई का एक टुकड़ा होना चाहिए था। वह गायब था। लूमियन का आश्चर्य छिप न सका। उसने स्नैक प्लेट की ओर इशारा करते हुए कहा, मुझे याद है कि किंग्स पाई का एक टुकड़ा बचा हुआ था। काउंट पूफर हंसा और अपनी कॉफ़ी का घूंट लिया। मैंने उसे खा लिया। ऐसा है? लूमियन ने समझते हुए मुस्कान दी। पीठ फेरते हुए वह मैकेनिकल कैफे से बाहर निकल गया। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ती गई। काउंट पूफर ने अपने किंग्स पाई के केवल 2 कौर ही लिए थे। जैसे ही लूमियन रू लॉम्बर से होते हुए नज़दीकी पब्लिक कैरेज स्टॉप की ओर बढ़ा, उसके भीतर बेचैनी घर करने लगी। सुनसान सड़क को देखते हुए उसने आवाज़ धीमी रखी और बुदबुदाया, टेमी बोरोज, तुमने मुझे ब्रॉड बीन वाला किंग्स पाई का टुकड़ा चुनने से क्यों रोका? अगर उसने वही कुख्यात ब्रॉड बीन खा ली होती और राजा बन जाता तो क्या होता? लेकिन टर्मी बोरोज चुप रहा, कोई उत्तर नहीं दिया।
लूमियन ने कुछ देर सोचा, फिर अपना सवाल बदल दिया। हालांकि पूरी घटना में कुछ असहज बातें थीं, लेकिन नतीजा साधारण ही लगा। ये समझना मुश्किल है कि इसका रहस्यवाद या बियॉन्डर शक्तियों से क्या संबंध है। थोड़ी देर बाद टर्मी बोरोज की गहरी आवाज़ उसके कानों में गूंजी। अगली बार तुम राजा के आदेशों की अवहेलना करने पर विचार कर सकते हो। अगर मैंने राजा के आदेशों को नज़रअंदाज किया होता तो, अगर मैंने अपना किंग स्पाई खा लिया होता बजाय इसे वैक्स फिगरीन्स वाले कमरे में रखने के, या कागज़ लिए बिना ही लौट आता। लूमियन का मन गहरे विचारों में डूब गया। सीधे मार्केट डिस्ट्रिक्ट लौटने के बजाय उसने एवेन्यू डू बुलेवार्ड पर रूशिया की ओर जाने वाली पब्लिक कैरेज ली। अरोरा ऑर्डर के आधिकारिक सदस्य के रूप में उस पर गियोम बेनेट के निष्पादन और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के नवीनतम घटनाक्रमों की रिपोर्ट तुरंत मिस्टर के को देने की जिम्मेदारी थी। साथ ही वह उनसे कुछ लाभ भी निकालना चाहता था। 3 गुप्त संगठनों में भागीदारी का अर्थ था 13 पुरस्कार पाने की संभावना, लेकिन इसके साथ हर मिशन पर 3 रिपोर्टें भी देनी पड़ती थीं। 19 रूशिया साइकेक्स हेडक्वार्टर्स का अंडरग्राउंड। मिस्टर के हमेशा की तरह अपरिवर्तित लाल आर्मचेयर पर बैठे ध्यान से सुन रहे थे जब लूमियन ने आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के संसाधनों का रणनीतिक उपयोग कर गियोम बेनेट उस विधर्मी को खोजकर समाप्त करने की कहानी सुनाई। जब लूमियन ने बताया कि एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च का पूर्व पाद्रे शक्ति और सामर्थ्य की तलाश में इनएविटेबिलिटी नामक सत्ता को अपनाकर विधर्मी बन गया था, तो मिस्टर के ने सिर झुकाया और अपने सीने पर क्रॉस का चिन्ह बनाया, ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं। उसकी आवाज़ भारी और मंद थी जब उसने प्रार्थना की, मर्सिफुल फादर, दुनिया के अपराधों को क्षमा करो। लूमियन के होंठ हल्के से फड़के। उसने भी मिस्टर के की नकल में वही संकेत किया, हालांकि वह इस पश्चाताप की आवश्यकता को समझ नहीं पा रहा था। पश्चाताप के बाद उसने संक्षेप में ऑर्डर की दोहरी प्रकृति और रॉश लुईस सांसों के पीछे मौजूद सिनर संगठन का वर्णन किया। अंत में उसने कहा, मिस्टर के, मैं आपसे ऑर्डर के मूल परिवार या यूं कहें रॉश लुईस सांसों के परिवार को खोजने में सहायता चाहता हूं। वे संभवतः सिनर्स से जुड़े हो सकते हैं, जो इनएविटेबिलिटी को समर्पित एक विधर्मी समूह है। मिस्टर के का चेहरा भारी हुड के नीचे छिपा अब भी छाया में था। संतोष से भरी उसकी आवाज़ गूंजी, मैं तुम्हारी इच्छा समझता हूं ऑर्डर का बदला लेने की। इसमें कोई समस्या नहीं है। दयालु फादर और सर्वशक्तिमान गॉड विश्वासियों को अपना भविष्य सुरक्षित करने से नहीं रोकते। अगर वे व्यक्तिगत मामलों को विधर्म के विरुद्ध पवित्र अभियान से जोड़ सकें तो और भी अच्छा। इस प्रयास में अपने संसाधनों का उपयोग करना और आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर की शक्ति से अपना उद्देश्य पूरा करना, ये रणनीति मुझे पसंद है। ऐसे और कारनामे करते रहो। मैं सिनर्स की जांच करूंगा। उसने लूमियन का अनुरोध स्वीकार किया क्योंकि यह उसके अपने लक्ष्यों से पूरी तरह मेल खाता था। रॉश लुईस सांसों के परिवार का पता लगाकर वह सिनर्स जो ईविल गॉड इनएविटेबिलिटी के भक्त थे से निपट सकता था। धन्यवाद मिस्टर के, लूमियन ने ईमानदारी से कहा। उसने कुछ पल सोचा, फिर आगे बोला, गियोम बेनेट की मौत से आधिकारिक बियॉन्डर्स की ओर से खोज तेज हो सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा मिस्टिकल आइटम है जो मेरी ज़रूरतों के अनुरूप हो, जिससे मैं अपनी शक्ल और कद को मनचाहे ढंग से बदल सकूं। वह ऑर्डर की पहचान अपनाकर कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी में मगल के रूप में घुसपैठ करने का साधन खोज रहा था। मिस्टर के का स्वर अचानक बदल गया, उसमें जोश भर आया। केवल मेरे पास मौजूद लाइफ ब्लड ही वह कर सकता है जो तुम चाहते हो। जब तक तुम अपने मांस और रक्त पर नियंत्रण पा सको, अपनी ऊंचाई और रूप बदलना संभव है। भले ही ये तुम्हारी इच्छा का सटीक प्रतिरूप न दे, लेकिन ये तुम्हारी असली पहचान छिपाने के लिए पर्याप्त है। शर्त यह है कि इसे पहले से इंजेक्ट करना होगा और इसकी अवधि सीमित है। तुम मनचाहे समय पर रूप नहीं बदल सकोगे। सटीकता की आवश्यकता नहीं। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्य भी वेश धारण करते हैं, अपनी असली पहचान छिपाते हैं, फिर भी ये पर्याप्त नहीं। कोई सजग स्पेक्टेटर ऑर्डर की आंखों या ठोड़ी के आकार से कुछ पहचान सकता है। मगल बनकर सबको पूरी तरह धोखा देने के लिए नकाब के पीछे का चेहरा ऑर्डर से बिल्कुल मेल खाना चाहिए, और लाइफ ब्लड के दुष्प्रभाव मेरी सहनशक्ति से बाहर हैं। लूमियन ने विचारों को समेटा और अपना उत्तर दिया। मुझे चिंता है कि लाइफ ब्लड लेने से मैं सबसे आदिम मानव रूप में लौट सकता हूँ। लॉर्ड की सुरक्षा भले ही गंभीर शारीरिक और मानसिक परिणामों को कम कर दे, लेकिन आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर आसानी से उस असामान्यता को पहचान सकता है और मेरी असली निष्ठा उजागर हो सकती है। मिस्टर के ने निराशा से आह भरी। यह एक समस्या है। हालांकि मुझे विश्वास है कि लॉर्ड तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी भक्त छवि को उजागर होने से बचाएंगे, फिर भी तुम्हारी चिंता वाजिब है। लाइफ ब्लड के प्रस्ताव को ठुकराने के बाद लूमियन ने आगे कहा, हाल ही में आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर ने मुझे एक संपर्क के लिए बुलाया था। उसने गार्डनर मार्टिन की बुलाहट का विवरण दिया, किंग स्पाई के खेल की समाप्ति तक की पूरी कहानी सुनाई। एकमात्र चीज जो उसने छोड़ी वह टर्मी बोरोज की चेतावनी थी, जिसे उसने अपने रहस्यवाद की समझ के बहाने छिपा दिया। एक हल्का सा संदेह उसे ऐसा करने को प्रेरित कर रहा था।
मिस्टर के ने ध्यान से सुना, बिना टोके। जब लूमियन ने समाप्त किया तो मिस्टर के उठे और कमरे में टहलने लगे। तुम्हारा अगला लक्ष्य ये पता लगाना है कि आयन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर साउरॉन परिवार के साथ क्यों जुड़ रहा है। क्या वे साउरॉन की विरासत चाहते हैं या सहयोग पर विचार कर रहे हैं? हाँ मिस्टर के। लूमियन समझता था कि उसे सूचित रहना ही होगा, चाहे मिस्टर के का आदेश कुछ भी हो। मिस्टर के रुक गए और लूमियन को घूर कर देखा। तुम्हारी अंतःप्रज्ञा सही है। अगर उस खेल में कुछ गड़बड़ होती तो एक रहस्यमय आपदा शुरू हो सकती थी। पूफर की बलि का केंद्रीय पात्र वर्मंडा साउरॉन उस युग में साउरॉन शाही परिवार में अत्यंत महत्वपूर्ण था। शैम्पेन वंश में जन्मा, उसे किंग ऑडो द 12 ने मुख्य परिवार में गोद लिया और उसके पालन पोषण में संसाधन लगाए। वर्मंडा की शुरुआत शुभ रही, लेकिन उसका अंत नकारात्मक रहा। उसके अंतिम वर्षों में वह बिना किसी निशान के गायब हो गया, जिससे साउरॉन वंश को भारी आघात पहुंचा। अगले 2 दशकों में साउरॉन परिवार के कई प्रमुख सदस्य रहस्यमय मौतों का शिकार हुए या अचानक पागलपन में डूब गए। परिवार की शक्ति क्षीण होती चली गई, जिससे अंततः रोसेल के उत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ। एम्परर रोसेल द्वारा साउरॉन डायनेस्टी को उखाड़ फेंकने में क्या प्राचीन शाही वंश के पतन की भूमिका थी? वर्मंडा का रहस्यमय गायब होना 2 से 3 सदियों पुराना था। आज की यह बलि किसी खतरनाक रहस्यमय परिवर्तन को कैसे जन्म दे सकती थी? लूमियन के विचार दौड़ते रहे जब वह मिस्टर के की बातों को आत्मसात कर रहा था। अपार्टमेंट 601, 3 रू डेज ब्लाउजेस ब्लांचेस प्यूरिफायर्स से कुछ जानकारी हासिल करने के बाद जेना फ्रैंकर से मिलने गई ताकि अपने निष्कर्ष साझा कर सके। कमरे में नजर दौड़ाते हुए जेना का ध्यान आधे खुले मास्टर बेडरूम के दरवाजे पर गया, जहां से लयबद्ध टाइपिंग की आवाज आ रही थी। फ्रैंकर, उसने पुकारा। फ्रैंकर की साफ आवाज गूंजी। मैं यही हूँ, अंदर आओ। जेना, जो कभी फ्रैंकर के बेडरूम में नहीं गई थी, एक पल झिझकी, फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। दीवार से सटा एक जटिल उपकरण देखकर उसकी नीली आंखों में आश्चर्य चमक उठा। वह यंत्र अनेक परस्पर जुड़ी गियर से बना था, जो ब्रास सिलेंडर्स के चारों ओर घूमती थीं और लीवर्स, क्रैंकशाफ्ट्स तथा स्क्रू से आपस में जुड़ी थीं। चकित होकर जेना ने उस ऊंचे उपकरण को देखा और पूछा, यह क्या है? उस जटिल मशीन के सामने बैठी फ्रैंकर अपनी उंगलियां एक आधुनिक मैकेनिकल टाइपराइटर पर चलाते हुए गर्व से बोली, ये तीसरी पीढ़ी का डिफरेंस इंजन है, जिसे संशोधित किया गया है, एक तरह का एनालाइजर। यह एक संक्षिप्त संस्करण है, सरल और छोटा। पूरा मॉडल मेरे कमरे में फिट ही नहीं होगा। क्या तुम सच में गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की बिलीवर हो? जेना ने अचानक पूछ लिया। फ्रैंकर हंसी और बोली, कभी कभी। जेना की नज़र एनालाइजर पर टिकी रही, जहां नीचे टेलीग्राफ मशीन और 2 धातु के मैकेनिकल टाइपराइटर जुड़े हुए थे। थोड़ी देर बाद फ्रैंकर ने टाइपिंग रोक दी और एनालाइजर की यांत्रिक भुजा ने दूसरे टाइपराइटर को चला दिया, जिससे साफ कागज पर अक्षर उभरने लगे। ऊर्जा और जानकारी रेडियो ट्रांसीवर से बहती प्रतीत हो रही थी। तब तुम क्या कर रही हो? जेना को खुद को अनपढ़ सा महसूस हुआ। फ्रैंकर खुशी से एनालाइजर की ओर इशारा करते हुए बोली, जब कोडिंग समान रहती है तो यह मशीन अपने आप टेलीग्राम्स और कोड्स को डिकोड कर देती है। मैकेनिकल टाइपराइटर के कीपैड से जुड़ी धातु की उंगलियों के जरिए ये संबंधित अक्षर टाइप करती है और शब्द बनाती है। साधारण शब्दों में, मैं सीधे टेलीग्राम्स की सामग्री पढ़ सकती हूँ। मुझे हाथ से एन्क्रिप्टेड संदेशों को डिकोड करने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे काफ़ी समय और मेहनत बचती है। इसी तरह मैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज में टेलीग्राम्स लिख सकती हूँ। मशीन उन्हें अपने आप एनकोड करके तय रेडियो फ्रीक्वेंसी पर भेज देती है। घूमती गियर्स को देखते हुए जेना फ्रैंकर के उद्देश्य को समझ नहीं पा रही थी। लेकिन इसका मकसद क्या है? उसने उलझन में पूछा। फ्रैंकर चौंक गई। मकसद? खैर, मकसद टेलीग्राम बातचीत को सरल बनाना है, उसे रोजमर्रा की चीज बनाना। हाँ, ये काफी कागज जरूर खर्च करता है। टेलीग्राम बातचीत। जेना और भी भ्रमित हो गई। फ्रैंकर ने इतनी जटिल मशीन बनाई थी केवल बातचीत के लिए। देर रात की टाइपिंग की आवाजें सिर्फ फ्रैंकर की कैजुअल चैटिंग थीं। बिल्कुल, फ्रैंकर ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ कहा। लीन मिलिट्री में मेरे एक दोस्त ने उस समयावधि की जानकारी साझा करने पर सहमति दी जो एंथनी रीड चाहता था। अभी अभी हमारी थोड़ी बातचीत हुई। फ्रैंकर आसानी से मैडम जजमेंट से वह जानकारी मांग सकती थी, लेकिन वह मेजर आकेना कार्ड होल्डर पर अनावश्यक बोझ नहीं डालना चाहती थी। बात खत्म होते ही एनालाइजर ने टाइपिंग पूरी की और टेलीग्राम इंटिसियन में सामने आ गया। कागज झपटते हुए फ्रैंकर का चेहरा गहरा हो गया जब उसने उसकी सामग्री पढ़ी। रात में अपार्टमेंट 601 में लूमियन, एंथनी रीड, फ्रैंकर और जेना फिर से एकत्र हुए। हाथ में कागज लहराते हुए फ्रैंकर ने एंथनी रीड से कहा, मुझे जवाब मिला है। लीन मिलिट्री की आधिकारिक रिपोर्ट कहती है, ऐसा कोई बैटल हुआ ही नहीं। कोई बैटल नहीं। एंथनी रीड की आंखें फैल गईं और वह झटके से खड़ा हो गया। कोई बैटल नहीं। लूमियन ने भौं उठाए। यह जवाब सचमुच अप्रत्याशित था।
फ्रैंक ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी नज़र एंथनी रीड पर टिकी रही। सीधे शब्दों में कहें तो ये काफ़ी संभव है कि तुम पर और तुम्हारे साथियों पर हमला ली नामी ने किया ही नहीं। ली नामी ने नहीं, एंथनी रीड बुदबुदाया, उसकी नज़रें कहीं खो गईं। फ्रैंक के हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता रहा था कि वह झूठ नहीं बोल रही थी, वह उसे भ्रमित नहीं कर रही थी। इस खुलासे ने उसके वर्षों के कष्ट, गलत आरोपों के बोझ को एक क्रूर मजाक बना दिया। एक साइकियाट्रिस्ट के रूप में एंथनी रीड अपने मन में उठती निराशा की लहरों को भली भांति महसूस कर रहा था। उसका भावनात्मक संतुलन डगमगा गया। सहज रूप से उसने खुद पर प्लेकेट का प्रयोग किया। जब एंथनी रीड खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, फ्रैंक ने आगे समझाया, या तो ये बैटल इतनी गोपनीय थी कि मेरे लोनस दोस्त को अभी सच्चाई नहीं मिल पाई, या फिर किसी और फैक्शन ने तुम्हारी यूनिट पर हमला किया। उसका झुकाव दूसरे विकल्प की ओर था। लीन किंगडम के व्यापक संदर्भ में ये झड़प छोटी थी। एंथनी की कंपनी का कोई रणनीतिक महत्व नहीं था, न ही कोई प्रमुख व्यक्ति शामिल था, इसलिए उच्च स्तरीय गोपनीयता का कोई कारण नहीं था। फिर वह कौन हो सकता है? जेना ने पूछा। उसने टेलीग्राम पढ़ते ही यह सवाल उठाया था, लेकिन वे दोनों कोई उचित उत्तर नहीं ढूंढ पाए थे। उसने यहाँ तक अनुमान लगाया कि किसी इंस्टिगेटर ने इंतजामी के भीतर आंतरिक कलह भड़काई हो ताकि पोषण डाइजेस्ट किया जा सके। इससे किसी कंपनी ने लोनस सैनिकों का रूप धारण कर एंथनी रीड और उसके साथियों पर रात में घातक हमला किया हो। लेकिन ये बहुत कठिन था। चाहे इंस्टिगेटर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सफलता की कोई संभावना नहीं थी जब तक एंथनी रीड की कंपनी ने किसी गंभीर अपराध का सबूत न पाया हो या युद्ध क्षेत्र में टकराव के कारण किसी अन्य कंपनी से गहरी दुश्मनी न बना ली हो। वाकई वह कौन हो सकता है? प्लेकेट के कारण कुछ हद तक संभले एंथनी रीड ने दृढ़ स्वर में कहा। वह समझ सकता था कि ली नामी क्यों हमला कर सकती थी, युद्ध के संदर्भ में वह शत्रुता समझ में आती थी। लेकिन किसी अज्ञात फैक्शन द्वारा हमला, यह उसे हैरान कर रहा था। फ्रैंक ने कुछ पल सोचा और कहा, क्या तुम्हारी यूनिट ने बैटलफील्ड पर किसी एलाई को छोड़ दिया था, या ऐसे स्पॉइल्स ऑफ वॉर पर दावा किया था जो तुम्हारे नहीं थे? एंथनी रीड ने संक्षेप में सोचा और दृढ़ता से सिर हिलाया। नहीं, लूमियन ने दृढ़ स्वर में जोड़ा, बिल्कुल नहीं। ये हुगर आठवा से जुड़ा है। ये साथियों का झगड़ा या बाहरी प्रतिद्वंद्विता नहीं हो सकती। जेना, गहरी सोच में डूबी, ने एक और सवाल किया, क्या तुमने हुगर आठवा के आदेशों की अवहेलना की थी, या तुम्हारे किसी काम से उसे कोई नुकसान हुआ था? एंथनी रीड ने फिर सिर हिलाया। अगर ऐसा होता तो मैं सालों तक उलझन में न रहता। अपार्टमेंट 601 में खामोशी छा गई, जिसे केवल लूमियन की यादें तोड़ रही थीं। मैडम मजिशियन की कई पुरानी बातों का एक टुकड़ा उसके मन में उभरा और उसने कहा, क्या ये किसी बलि क्रिया का हिस्सा हो सकता है? किसी ईवल गॉड के लिए रक्त बलि, ब्लड सैक्रिफाइस? फ्रैंक और जेना को याद आया कि कैसे विभिन्न ईवल गॉड फैक्शंस ने हुगर आठवा का समर्थन किया था। एंथनी रीड कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो क्या विधर्मियों ने लीन आर्मी का रूप धारण करके हुगर आठवा की मिलीभगत से हमारी कंपनी का संहार किया? फ्रैंक ने सूझबूझ से कहा, यह सबसे तार्किक व्याख्या है, लेकिन सवाल यह है, लाभ किसे हुआ? निश्चित रूप से हुगर आठवा को नहीं। उसे कोई लाभ नहीं मिला, मृत्यु में भी नहीं। कुछ पल तक फ्रैंक के प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सका। कुछ सेकंड बाद लूमियन बोला, यही उन रास्तों में से एक है जिनकी हमें आगे जांच करनी होगी। ये हुगर आठवा के सत्ता में आने और पार्लियामेंट में उसकी भूमिका से जुड़ा हो सकता है। ये सुनकर जेना ने प्यूरिफायर से मिली जानकारी साझा की और निष्कर्ष निकाला, मुख्य समस्या यह है कि जनरल फिलिप, जो सबसे अधिक संदिग्ध लगता है, पहले ही मर चुका है। ऐसा लगता है जैसे सारे धागे अचानक एक डेड एंड पर आकर रुक गए हों। वह ठीक समय पर मर गया। फ्रैंक हंसी, शायद पहले से की गई सफाई। लूमियन ने थोड़ी सहलाते हुए धीरे से कहा, रहस्यवाद की दुनिया में कुछ मौतें सचमुच अंत नहीं होती। मैडम जस्टिस ने बताया था कि ईवल गॉड के बून में एक डिसीज्ड सीक्वेंस भी होता है। वे मौत का उपयोग अपनी मूल नियति से बचने के लिए कर सकते थे। इसी तरह अगर जनरल फिलिप ने सब्स्टिट्यूशन स्पेल का उपयोग किया हो तो जो मरा हो वह असली व्यक्ति न भी हो सकता था। फ्रैंक, जिसने पहले गियोम बेनेट को समाप्त करने में मदद की थी, तुरंत समझ गई। सब्स्टिट्यूशन स्पेल, इस संभावना को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लूमियन मुस्कुराया, हमारा तत्काल उद्देश्य जनरल फिलिप की जांच करना है, उसकी मौत की सच्चाई जानना। भले ही वह सच में मर चुका हो सकता है कि उसने कुछ निशान छोड़े हों जिन्हें प्यूरिफायर्स अपनी सीमाओं के कारण नहीं ढूंढ पाए। एंथनी रीड, जो अभी भी खुलासों से उबर रहा था, ने अपने साथियों की चर्चा में एकता और उद्देश्य की गर्माहट महसूस की। इससे उसका संकल्प मजबूत हुआ। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कहा, जल्दी करने की जरूरत नहीं है। यह मामला बहुत जटिल है। मैं पहले जनरल फिलिप, उसके परिवार और दोस्तों के बारे में प्रारंभिक जानकारी इकट्ठा करूंगा।
एंथनी रीड के जाने के बाद लूमियन ने देखा कि फ्रैंकर रू देस फॉन्टेन्स की ओर गार्डनर मार्टिन को ढूंढने जाने की तैयारी कर रही थी, इसलिए वह भी उसके साथ अपार्टमेंट 601 से निकल गया। सीढ़ियां उतरते हुए लूमियन ने हेलर के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया और फ्रैंकर को विवरण बताया। उसकी उत्सुकता बढ़ गई, आंखों में चमक आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्दी से मगल बनो, चलो अप्रैल फूल्स से साथ में संपर्क करते हैं। तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? लूमियन ने उसकी ओर देखा। फ्रैंकर ने जीभ से एक आवाज़ निकाली और हंसी। हमारे यहाँ एक कहावत है, अगर बारिश में भीग गए तो किसी और की छतरी फाड़ दो। हाँ, मजाक है, लेकिन दिलचस्प नहीं है। भले ही तुम्हारा रूप पुरुषोचित हो, कुछ छोटे बदलाव तुम्हें बेहद खूबसूरत बना सकते हैं। पायरमेनियाक पोशन के डाइजेस्ट होने के बाद क्या तुमने प्लेजर पोशन लेने के बारे में नहीं सोचा? छोड़ो, सीक्वेंस 4 तक पहुंचने से पहले अभी भी कुछ जोखिम है। हंसी मजाक चलता रहा, फिर सड़क पर पहुंचते ही फ्रैंका का चेहरा गंभीर हो गया। दुर्भाग्य से लूमियन ने भी वही भावना दोहराई, उसकी आवाज़ में हल्की खिन्नता थी। फिर उसकी जिज्ञासा जागी और उसने एम्परर रोसेल तथा कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के सदस्यों के अजीब रवैये के बारे में पूछा। फ्रैंका का चेहरा अजीब हो गया, जैसे वह हंसी रोकने की कोशिश कर रही हो। कुछ देर बाद उसने सांस छोड़ी और कहा, यह मामला काफ़ी जटिल है, कुछ शब्दों में समझाना मुश्किल है। मैं कल या परसों जब फ्री रहूंगी विस्तार से बताऊंगी। संक्षेप में, मानसिक रूप से तैयार रहो। कितना जटिल हो सकता है? लूमियन ने बुदबुदाया। उसने फ्रैंका से विदा ली और रू अनाची की ओर बढ़ गया। ऑबर्ज डू कॉबडॉ के रूम 207 में पहुंचकर, हालांकि वह ऑरर की ग्रिमवाल से जुड़ा मुद्दा पहले ही सुलझा चुका था और अब उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसकी आदतों ने उसे उनकी प्रतियां निकालकर पन्ने पलटने पर मजबूर कर दिया। उसका मन बिखरे विचारों में खोया रहा। आधी रात के करीब लूमियन के दिल में एक हलचल हुई और उसकी नज़र कार्बाइड लैंप की ओर गई। उससे निकलने वाली रोशनी गहरे हरे रंग की थी। डॉल्फ मैसेंजर हल्के सुनहरे परिधान में अचानक प्रकट हुई। वह लूमियन को ठंडी नज़र से घूर रही थी, मानो अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रही हो। दो भारी आवाज़ों के साथ लोहे काले बॉक्सिंग ग्लव्स की एक जोड़ी, जिस पर कई छोटे कांटे जड़े थे, मेज़ पर बिना आवाज़ किए आ गिरी। उनका प्रभाव लकड़ी से लकड़ी टकराने जैसा था, धातु से लकड़ी जैसा नहीं। साथ ही एक मुड़ा हुआ कागज़ लूमियन की ओर उड़ता हुआ आया। धन्यवाद। हालांकि डॉल्फ मैसेंजर तुरंत गायब हो गई, फिर भी लूमियन ने शिष्टाचार से आभार व्यक्त किया। उसने अभी ग्लव्स को नहीं छुआ, बल्कि कागज़ खोलकर मैडम मैजिशियन का संदेश पढ़ा। शैडो ब्रांच और लकी वन बियॉन्ड अ कैरेक्टरिस्टिक को एक मिस्टिकल आइटम में ढाला गया है। ये कैसा है? क्या इसका रूप बदला गया है ताकि इसे ले जाना आसान हो? यह एक मास्टर द्वारा गढ़ी गई उत्कृष्ट कृति है। अभी इसका कोई नाम नहीं है। साधारण शब्दों में तुम इसे लकी शैडो बॉक्सिंग ग्लव कह सकते हो। थोड़ी शैली के लिए फ्लॉग भी एक अच्छा नाम हो सकता है। नाम तुम्हारा निर्णय है। इस ग्लव से जिस भी लक्ष्य को मारा जाएगा, चाहे चोट लगे या न लगे, चाहे वह हथियार से बचाव करे या नहीं, उसके भीतर किसी इच्छा या भावना का उभार होगा। कौन सी भावना होगी, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर करता है। लेकिन लकी वन की उपस्थिति के कारण तुम पहले से उन इच्छाओं या भावनाओं की कल्पना या अनुकरण कर सकते हो जिससे लक्ष्य की प्रतिक्रिया निर्देशित हो सके। सफलता दर काफ़ी ऊंची है, लगभग 70 से 80%। जब किसी लक्ष्य की इच्छा या भावना सक्रिय हो जाती है तो दूसरा वार नई भावना नहीं जगाएगा। इसके बजाय मौजूदा इच्छाएं या भावनाएं भड़क सकती हैं। इससे अधिकांश लक्ष्यों पर भावनाओं की प्रचंड लहर टूट पड़ेगी, जो गंभीर क्षति पहुंचा सकती है या उन्हें अस्थायी रूप से अक्षम कर सकती है। हालांकि हर वार पर इच्छा या भावना उत्पन्न होने की संभावना अधिक नहीं है, लेकिन बार बार प्रहार करने से अंततः वांछित परिणाम मिलेगा, जब तक कि तुम्हारी बदकिस्मती लकी वन के प्रभाव को निष्फल न कर दे। फिर भी इस ग्लव की सबसे असाधारण विशेषता इसकी आक्रामक शक्ति नहीं, बल्कि इसकी रक्षात्मक क्षमता है। यह अत्यंत मजबूत है और रीपर के हमले को भी बिना क्षति सह सकता है। नोट: रीपर हंटर पाथवे का सीक्वेंस 5 है। बेशक यह इस पर निर्भर करता है कि हमला सीधे ग्लव पर पड़े। ऐसे में गॉडहुड से भरे वार को भी सहने की संभावना है, हालांकि इसके बदले ग्लव टूट या दरक सकता है। इससे ग्लव का स्तर संभवतः सीक्वेंस 4 हो जाता है। नकारात्मक पक्ष यह है कि ग्लव को अपने पास रखने से तुम्हारा आत्मनियंत्रण क्षीण होगा, विभिन्न इच्छाओं और भावनाओं के उतार चढ़ाव बढ़ेंगे। इसे सहने के लिए असाधारण सहन शक्ति चाहिए। इसके अलावा ग्लव पहनने पर तुम एक छिपी हुई सत्ता का ध्यान आकर्षित करोगे, क्योंकि यह ट्री ऑफ शैडो से उत्पन्न हुआ है। वे तुम्हें सीधे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वे खतरनाक प्राणियों को तुम्हारे आसपास बुला सकते हैं, जो तुम्हें प्रभावित या हमला कर सकते हैं। इसलिए ग्लव्स का हर उपयोग स्थान परिवर्तन के साथ होना चाहिए और इन्हें लंबे समय तक नहीं पहनना चाहिए। इन दिशानिर्देशों की अनदेखी करने पर छिपे खतरे आकर्षित हो सकते हैं। हालांकि
यदि तुम संयम बनाए रखो और एक दो हमलों को सह सको तो दुनिया उन खतरनाक प्राणियों को बाहर निकाल देगी जो वास्तव में यहाँ उतर नहीं सकते। एक आखिरी बात, तुम्हारे दोनों साइकाइट्रिस्ट्स कल दोपहर सामान्य समय पर अंतिम फॉलोअप कंसल्टेशन चाहते हैं। मुझे असाधारण सहन शक्ति चाहिए ताकि फ्लॉग को साथ रखने से आत्मनियंत्रण में आई कमी को सह सकूं। विभिन्न इच्छाओं और भावनाओं की लहरें और तेज हो जाती हैं। आर्म्स मॉन्क ऐसी परिस्थितियों से निपटने में माहिर है। मैडम मैजिशियन का पत्र पढ़ते हुए लूमियन ने तेजी से सोचा कि क्या वह इस मिस्टिकल आइटम के उपयोग की शर्तें पूरी कर सकता है। इसी बीच उसे कंट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्ट्स के दुष्प्रभाव याद आए। उनमें से काफ़ी हद तक आर्म्स मॉन्क की दृढ़ता और आत्मसंयम से कम हो जाते थे। कंट्रैक्टी बनने से पहले आर्म्स मॉन्क का बून प्राप्त करना, क्या ये ज़रूरी था कि किसी अनुबंध को सहने के लिए पहले सहनशक्ति बढ़ाई जाए? वरना 10 से अधिक नकारात्मक प्रभावों वाला पाद्रे तो कब का आत्मविनाश कर चुका होता। हाँ, गियोम बेनेट का आर्म्स मॉन्क और असेटिक शक्तियों का उपयोग बहुत दक्ष नहीं था। क्या यह उसकी जमी हुई भोगवादी प्रवृत्तियों के कारण था जिससे बदलाव कठिन था, या उसने सीधे कंट्रैक्टी बनकर फेट अप्रोप्रिएटर की छलांग लगा ली थी? उसका आर्म्स मॉन्क और असेटिक बून्स पर नियंत्रण कमजोर लगता था, ज्यादातर सहज ज्ञान पर आधारित। लूमियन ने मन ही मन बुदबुदाया। सपने में पाद्रे के एक साधारण व्यक्ति से फेट अप्रोप्रिएटर में एक दिन के भीतर बदलने की याद के साथ लूमियन दूसरे अनुमान की ओर अधिक झुका। उसने सोचा कि सपने की घटनाएं गियोम बेनेट की फेट अप्रोप्रिएटर में उन्नति को दर्शाती थीं, जब उसके पास केवल 2-3 बूंस थे। लूमियन ने फिर अपने हाथ के पत्र पर ध्यान दिया और शेष भाग एक ही बार में पढ़ लिया। फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स के उपयोग से खतरनाक प्राणियों के आकर्षित होने की बात पर वह फ्रैंकर से मदद लेने और सटीक परिस्थितियां जांचने का अवसर ढूंढने का इरादा रखता था। अगर यह सचमुच खतरनाक हुआ तो उसे भविष्य में किसी प्रभाव या हमले से बचने के लिए स्पिरिट वर्ल्ड रिवर्सल के एक उपयोग को सुरक्षित रखने पर विचार करना होगा। गहरी लाल लपटें चुपचाप उठीं, पत्र को जला डाला और उसके शब्द राख बन गए। उड़ती राख के बीच लूमियन ने लोहे काले बॉक्सिंग ग्लव्स की ओर हाथ बढ़ाया। हालांकि उनमें धातु जैसी ठंडक नहीं थी, फिर भी वे बेहद कठोर थे। लगभग एक साथ लूमियन के मन में 2 आवाज़ें गूंजीं। एक भागते प्रेमी युगल की आवाज़ जो बद्दुआएं दे रहे थे, दूसरी नशे में धुत लोगों की आवाज़ जो सड़क पर बोतलें तोड़ते और शोर मचाते थे। पहली आवाज़ ने लूमियन की कल्पना को भड़का दिया, जबकि दूसरी ने उसे रिवॉल्वर निकालकर गोली चलाने के लिए उकसाया। ये अनुभूतियां बहुत तीव्र नहीं थीं और सहन व दबाई जा सकती थीं। बॉक्सिंग ग्लव्स की फिटिंग जांचने के बाद लूमियन ने उन्हें तकिए के पास रख दिया। रात के गहरे सन्नाटे में धुंधली अवस्था में लूमियन को लगा मानो वह एक प्राचीन फीके रंग के महल में प्रवेश कर गया हो। उसकी बाहरी दीवारों पर गहरे और लाल धब्बे थे, मानो वह बहुत अधिक रक्त से नहाया हो। महल के भीतर से उन्मादी हंसी और चीखें गूंज रही थीं। लूमियन ने सहज रूप से ऊपर देखा और तीसरी मंजिल की एक सकरी खिड़की से झांकता हुआ गहरे लाल रंग का चेहरा देखा। सूक्ष्म रक्त नलिकाएं अपनी जगह से उखड़ी हुई थीं, पीछे काले खून से भरे खोखले सॉकेट छोड़ते हुए। लूमियन के विचार धुंधला गए और वह अनायास उस प्राचीन महल में कदम रख बैठा। उसकी आंखों के सामने जो दृश्य उभरे वे भयावह थे। एक नौकरानी ने खाने की छुरी से अपना पेट चीर लिया और खून से सनी फीकी आंतें बाहर खींच लीं। सेवक दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़े, फिर खुद को हॉल में फेंक दिया, बार बार यही करते रहे। बटलर ने एक सुंदर स्त्री का सिर पकड़ा हुआ था, उसका निचला शरीर कटा हुआ था। वह अपनी कोहनियों के बल घिसटता हुआ आगे बढ़ा, पीछे खून की लंबी लकीर छोड़ते हुए। सिरकटी माल के नामचेयर पर बैठी, कॉफी का कप उठाया और उसे अपनी गर्दन के घाव में उड़ेल दिया। खून की तीखी गंध और उन्मादपूर्ण माहौल लूमियन के मन में घुस गया और उसकी आंखें खुल गईं। उसने परिचित गंदी छत को देखा और रूह अनाची की लगातार रात की आवाज़ें सुनी। क्या ये सब एक सपना था? सपने का दृश्य लूमियन की स्मृति में अटका रहा और एक शेष बेचैनी बनी रही। रहस्यवाद की दुनिया में अनुभवी बियॉन्डर होने के नाते उसने ऐसे सपने को हल्के में नहीं लिया। ये संभवतः एस्ट्रल प्रोजेक्शन के जरिए मिली किसी चेतावनी या बाहरी प्रभाव का संकेत था। दिन की घटनाओं की तेजी से समीक्षा करते हुए लूमियन ने 2 संभावित दोषियों पर ध्यान केंद्रित किया। क्या ये पहले हुए किंग स्पाई के खेल का शेष प्रभाव था या फिर फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स के असर से जुड़ा हुआ? उसने तकिए के पास रखे, अभी अभी इस्तेमाल न किए गए लोहे काले कांटेदार बॉक्सिंग ग्लव्स की ओर देखा और महसूस किया कि खेल ही संभावित कारण था। टर्मीबोरो से संवाद करने का प्रयास बेकार गया। फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स को लकड़ी की मेज की दराज में सुरक्षित रखने के बाद लूमियन फिर से सो गया। उस रात भर उसे बार बार बुरे सपने आए। हर बार वह उसी विचित्र प्राचीन महल में पहुंचा। सौभाग्य से सपनों की स्पष्टता धीरे धीरे कम होती गई और अंततः वे साधारण बुरे सपनों में बदल गए। अगली सुबह लूमियन ने अपनी दिनचर्या के अनुसार दौड़ लगाई और बॉक्सिंग का अभ्यास किया। फिर मार्केट डिस्ट्रिक्ट में एक अलग तरह का नाश्ता ढूंढने निकल पड़ा। साल द बालब्राइज में लगभग पूरी सुबह बिताने के बाद वह अंततः 3 रू देस ब्लाउजस ब्लांचेस पर स्थित अपार्टमेंट 601 के सामने खड़ा था।
चेहरा दमकता हुआ और ऊर्जा से भरी फ्रैंक ने दरवाज़ा खोला। तुम तो काफ़ी उतावले हो, लूमियन ने सीधे अपनी बात कही। याद है, तुमने एम्परर रोसेल के बारे में मुझसे बात करने की बात कही थी। अच्छा, फ्रैंक का चेहरा फिर से अजीब हो गया। वह बड़बड़ाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उसे लिविंग रूम की ओर ले जाते हुए उसने कहा, यह एम्पैथेटिक एम्बैरेसमेंट है। लूमियन ने दरवाज़ा बंद किया और सोफे पर बैठ गया। कुछ पल सोचकर उसने पूछा, क्या ये शर्मिंदगी एम्परर रोसेल की ओर से है? बिल्कुल, फ्रैंक रिक्लाइनर में पालथी मारकर बैठी अपने भूरे बालों को खुजाते हुए बोली। मुझे सच में डर है कि कहीं वह इतनी शर्मिंदा न हो जाए कि कब्र से उठकर किसी का गला ही घोंट दे जिसे ये सब पता हो। इस अजीब टिप्पणी के बाद फ्रैंक ने आह भरी और समझाया, सीधे शब्दों में कहूँ तो एम्परर रोसेल भी हमारी ही तरह किसी और दुनिया से आया था। एम्परर रोसेल भी उन ट्रांसमाइग्रेटर्स में से एक है जिनका तुमने जिक्र किया था। लूमियन ने चौंक कर कहा। फ्रैंक ने संक्षेप में पुष्टि की, उसके कई आविष्कार, विश्वास और विचार हमारी दुनिया से आए थे। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी डायरी उसी भाषा में लिखी गई थी जिस देश से तुम्हारी बहन और मैं आते हैं। इसलिए वह इतने लंबे समय तक समझी नहीं जा सकी जब तक हमारा ट्रांसमाइग्रेशन नहीं हुआ। लूमियन का मन भ्रम से भर गया। ये सब बहुत अविश्वसनीय लग रहा था, जैसे किसी कहानी का हिस्सा हो। लेकिन औरा का एम्परर रोसेल और उसकी डायरी के प्रति रवैया फ्रैंक की बातों को विश्वसनीय बना रहा था। उसकी चुप्पी देखकर फ्रैंक ने समझदारी से जोड़ा, फिर भी वह एक असाधारण व्यक्ति था। सीक्वेंस 9 से शुरू करके उसने दैरवी मार्गों पर कदम दर कदम प्रगति की, साउरॉन डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और एंटीज तथा दुनिया में बड़े परिवर्तन किए। पिछले 200-300 वर्षों और मानव पीढ़ियों के इतिहास पर उसका प्रभाव गहरा है। ये सच है। एम्परर रोसेल ने कहा था कि नायक नायक होता है, चाहे उसकी उत्पत्ति कुछ भी हो। वह कहाँ से आया, यह महत्वहीन था। लूमियन ने जल्दी से अपने विचार समेटे और जिज्ञासा से पूछा, क्या एम्परर रोसेल के प्रसिद्ध कथन तुम्हारी दुनिया के दार्शनिकों से आए थे? उनमें से कई आए थे। फ्रैंक ने एक तरह से अपने देशवासी की सार्वजनिक छवि का समर्थन किया, लेकिन कुछ सच में उसी के अपने थे। सोचो, इतना सब झेलने वाला, जीत और हार दोनों का स्वाद चखने वाला व्यक्ति विभिन्न क्षेत्रों में अनूठी समझ रखता ही है। उसके पास यादगार कथनों की कमी नहीं थी। अब समझ आया कि जब भी मैं एम्परर रोसेल की कही बातों का जिक्र करता हूं तो और क्यों हंस पड़ती है। लूमियन को अचानक एहसास हुआ। उसने उस पल अपनी बहन की भावना और कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के एम्परर के प्रति मजाकिया रवैये को समझ लिया। फिर उसने पूछा, क्या एम्परर रोसेल सीक्रेट क्रॉनिकल्स तुम में से किसी ने लिखी थी? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि लेखक कौन है, फ्रैंक ने ईमानदारी से कहा। लेखक में काफ़ी साहित्यिक प्रतिभा है। क्या उसमें सब कुछ सही है? लूमियन ने सोचा कि वह किसी अंडरग्राउंड बुकसेलर से उसकी प्रति हासिल करे। फ्रैंक हंसी, लगभग आधा, और जो हिस्सा वास्तविक घटनाओं पर आधारित है उसमें से भी आधा किसी एक दो पंक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर सनसनीखेज विवरणों से भरी कहानी बना दिया गया है। उदाहरण के लिए, एम्परर का एक डीमनेस के साथ सिर्फ दोस्ती से ज्यादा संबंध था। फ्रैंक अचानक रुक गई। उसे एहसास हुआ कि वह खुद अब एक डीमनेस थी। मेरे संग्रह में जोड़ने लायक एम्परर रोसेल सच में एक मशहूर फ्लर्ट लगता है। लूमियन की उस अंडरग्राउंड किताब के प्रति उत्सुकता बढ़ गई। उसने एम्परर और डीमनेस के विषय को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने पिछले दिन के किंग स्पाई खेल और बाद में आए बुरे सपनों का जिक्र किया और फ्रैंक से, जो डिविनेशन में निपुण थी, उसकी राय मांगी। उस सपने में क्या संकेत छिपे हैं? मैं इसे समझ नहीं पा रही, फ्रैंक ने लंबे विराम के बाद कहा। ये खतरे की भावना देता है और दूर रहने की सलाह देता है। साथ ही वे बुरे सपने किसी तरह की इंसानिटी के शेष प्रभाव भी हो सकते हैं। लूमियन ने कुछ पल सोचा और फिलहाल और गहराई में न जाने का निर्णय लिया। वह बाद में दोनों साइकाइट्रिस्ट से सलाह लेने की योजना बना रहा था। दोपहर 3:20 बजे लूमियन कार्टियर डू जर्डन बोटानिक के मेसन कैफे पहुंचा और बूथ डी में बैठ गया। उसने 1 कप सुगंधित एंटीज कॉफ़ी और क्रीम से भरे 2 कप केक्स मंगवाए। कॉफ़ी और मिठाइयाँ आने के बाद उसने लगभग 1 मिनट तक इंतजार किया। फिर सूजी की कोमल स्त्री स्वर वाली आवाज़ सुनी। गुड आफ्टरनून मिस्टर लूमियन ली। लूमियन ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया। गुड आफ्टरनून मैडम सूजी। गुड आफ्टरनून मैडम जस्टिस। 346 फॉलो-अप विजिट। आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मैडम जस्टिस की आवाज़ में मुस्कान थी। लूमियन ने अपने सामने रखी कुर्सी की ओर देखा और होठों पर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्ते कह देने में क्या हर्ज है। सूजी ने बातचीत को आगे बढ़ाया, आपकी बदले की योजना के शुरुआती चरण को पूरा करने पर बधाई। क्या आप थोड़ी देर चर्चा करना चाहेंगे? कोई दिक्कत नहीं। वेंडेटा शब्द के जिक्र पर भी लूमियन की शांति में कोई खलल नहीं पड़ा। बेशक उसके शांत स्वभाव की एक वजह यह भी थी कि वह फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स साथ नहीं लाया था। आखिर यह एक मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन था। वह नहीं चाहता था कि किसी बाहरी प्रभाव से उसके विचार दूषित हों और डॉक्टर का निर्णय प्रभावित हो।
मदद लेने और रणनीति बनाने के बिंदु से उसने पिछले 2 दिनों के अनुभव सुनाए। कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के रहस्य को उसने छोड़ दिया, लेकिन बाकी सब कुछ संक्षेप में बयान किया। कुछ पल की चुप्पी के बाद सूजी की सुकून देने वाली आवाज़ फिर गूंजी। आपकी मानसिक स्थिति काफ़ी अच्छी तरह संभली हुई है। कुछ परिस्थितियों में हल्की अतिप्रतिक्रिया होना सामान्य है। साइकियाट्रिक थेरेपी किसी व्यक्ति की भावनाएं या संवेदनाएं नहीं छीनती, बल्कि यह बोझ हल्का करने, सामंजस्य स्थापित करने और आंतरिक दृढ़ता खोजने में मदद करती है। अब दुष्स्वप्न आपको घातक चोट नहीं पहुंचाएंगे, वरना उन संदिग्ध चिकित्सकों के अनुसार जो स्थायी शांति के लिए फ्रंटल लोब काटने की सलाह देते हैं, तो आप हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। फ्रंटल लोब हटाना। लुमियन ने यह अवधारणा पहली बार सुनी। सूजी की आवाज़ में घृणा झलक आई। यह विचार पिछले कुछ वर्षों में उभरा है। यह इच्छित परिणाम नहीं देता, बल्कि मरीज को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इस उपचार प्रस्ताव के पीछे स्पष्ट दुर्भावना है, मानो किसी निर्दयी व्यक्ति ने इसे केवल चिकित्सकों और शरण चाहने वालों का मजाक उड़ाने के लिए फैलाया हो। दूसरों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने वाला मजाक। लुमियन ने विषय बदल दिया। मैडम सूजी, आपने न तो मेरी भावनाओं में गहराई से झांका, न ही मेरे विचारों का विश्लेषण किया, फिर भी आप पहले ही यह निष्कर्ष निकाल चुकी हैं कि मैंने सुधार की दिशा में कदम बढ़ा लिए हैं और शायद फॉलोअप की ज़रूरत नहीं। सूजी का मूड तुरंत हल्का हो गया और वह मुस्कराकर बोली, कभी कभी किसी व्यक्ति के कर्म उसकी मानसिक स्थिति के बारे में उसके विचारों से ज़्यादा बताते हैं। समझिए कि इंसान स्वयं को धोखा देने में माहिर होता है। वह अपने कर्मों के लिए ढेरों तर्क गढ़ लेता है, जो अक्सर वास्तविकता से कम जुड़े होते हैं। इन जटिल और विरोधाभासी विचारों की भूल-भुलैया से सटीक मनोवैज्ञानिक चित्र निकालने के लिए बारीक विश्लेषण चाहिए, और ऐसी जांच अक्सर समस्याएं उजागर कर देती है। इसलिए मैंने आपके कर्मों के परीक्षण से शुरुआत की। स्पष्ट है कि आप स्वीकार करें या न करें, आपने फिर से सामाजिक संबंध स्थापित किए हैं और दूसरों पर भरोसे का एक स्तर बनाया है। आपने दूसरों को अपना विश्वास देने की इच्छा भी दिखाई है। गियोम बेनेट पर घात लगाने से पहले आपने शांत सोच और पूरी तैयारी की क्षमता दिखाई। आपके ऑपरेशन में कुछ आवेग और भयावह प्रवृत्तियां थीं, लेकिन वे अपरिहार्य थीं। उनका न होना अधिक गंभीर मानसिक गड़बड़ी का संकेत देता, और घटना के बाद आप जल्दी ही सामान्य हो गए और जीवन में वापस लौट आए, एक नई जांच में जुट गए। आपके किए गए कर्मों की श्रृंखला के आधार पर मैं आपको बधाई देती हूँ। तीव्र आत्मा विनाशकारी प्रवृत्तियों की पकड़ ढीली पड़ चुकी है और आप सचमुच पीड़ा की खाई से बाहर निकल आए हैं। स्वाभाविक है, दर्द पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, वह घटेगा और पीछे हटेगा। संभव है भविष्य में अचानक फिर उभरे और मन पर छा जाए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। इस अवधि के अनुभव के साथ मुझे भरोसा है कि आप उसे कुशलता से संभाल लेंगे। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह सुधार का मार्ग दर्शाता है। इसी तरह अतीत हमेशा हम पर अपनी छाप छोड़ता है। आपकी आत्मा विनाशकारी प्रवृत्तियां, आपकी अतिश्चयताएं, आपकी रोगात्मक आदतें, निस्संदेह वे अधिकांश लोगों से अधिक प्रबल हैं, लेकिन वे सभी तर्क और सामान्यता की सीमाओं में रहती हैं। इसके जवाब में लुमियन ने धीरे से सांस छोड़ी और बुदबुदाया, मैं खुद भी इसे महसूस करता हूँ। आज का मैं उस व्यक्ति से बिल्कुल अलग हूँ जो पहली बार त्रे आया था। धन्यवाद मैडम सूजी। धन्यवाद मैडम जस्टिस। उसे एहसास हुआ कि उसकी शुरुआती उदासीनता से यह परिवर्तन इन दोनों मनोचिकित्सकों और मार्केट डिस्ट्रिक्ट के अनुभवों की बदौलत था। मृत्यु का भय भी अपना असर खो चुका था। वह प्रतिशोधी दुष्ट साया बनने से निकलकर कर्म की तीव्र इच्छा से प्रेरित व्यक्ति बन चुका था। असल में यह आपकी अपनी मुक्ति है। सूजी की आवाज़ में पहले से अधिक प्रसन्नता थी। इस बदलाव के मुख्य कारक आप स्वयं और आपकी बहन ऑरा हैं। यदि आपके भीतर आशा की वह छोटी सी चिंगारी और आगे बढ़ते रहने की इच्छा न होती, और यदि मिस ऑरा ने आपको लगभग 6 वर्षों की अनमोल स्मृतियां न दी होती, तो शायद हम आपको वापस खींच नहीं पाते। इन शब्दों को सुनते ही लुमियन के मन में दृश्य उमड़ पड़े। ऑरा का गहरी सांस लेना, उसे पढ़ाते समय आई झुंझलाहट को संभालना, युद्ध प्रशिक्षण के उग्र तूफान और उसके अचानक किए गए हमले। दोनों का अध्ययन कक्ष में बैठकर अपने अपने किताबों में डूबे रहना, रात की शांति का आनंद लेना, और नंबर 1 प्रयोगात्मक विषय होने के नाते उसे घर पर उसकी बहन द्वारा बनाए गए भोजन के पुनर्निर्माण खाने पड़ते थे, चाहे वे सफल हों या असफल। लुमियन का चेहरा नर्म पड़ गया जब उसे अपनी बहन के उपन्यास की एक पंक्ति याद आई, बीते दिनों की खुशी और पीड़ा वर्तमान के मैं के बराबर हैं। 10 सेकंड से अधिक के विराम के बाद उसने सीधा होकर पूछा, क्या कल रात के सारे दुष्स्वप्न किंग स्पाई गेम से जुड़े थे? इस बार मैडम जस्टिस ने उत्तर दिया, उनकी आवाज़ समझ से भरी हुई थी। हाँ। वर्तमान स्थिति को देखते हुए संभव है कि उस समय आप मानसिक रूप से भ्रष्ट हो गए हों। मानसिक भ्रष्टता, क्या इसमें वास्तव में बियॉन्डर शक्तियां शामिल होती हैं? लुमियन ने जिज्ञासा से पूछा। मैडम जस्टिस बोली, सामान्यतः केवल किंग स्पाई की बलि देने से कोई परिणाम नहीं निकलता। नहीं तो ये खेल इंटीज में सदियों तक लोकप्रिय न रहता और रिपब्लिक की स्थापना के बाद ही धीरे धीरे लुप्त न होता।
आज भी केवल कुछ परिवार ही इसे याद करते हैं। हाँ, तब मैंने भी यही माना था। पूफर ने कोई रहस्यमय भाषा नहीं बोली, नहीं पूरा ऑनरिफिक नाम लिया। बलि का सफल होना असंभव है, लुमियन ने सहमति जताई। मैडम जस्टिस ने आगे कहा, फिर भी अपवाद होते हैं, वे बलिदानकर्ता जिनका रक्त संबंध बलि के विषय से होता है और जिनमें कई समानताएं होती हैं। यदि आप पूफर के किंग स्पाई गेम में बार बार भाग लें और उससे जुड़ी मानसिक भ्रष्टता को बार बार सहें, तो इसके प्रभाव केवल दुष्स्वप्नों तक सीमित नहीं रहेंगे। वे पूरी तरह मिटने से पहले धीरे धीरे आपके मानस को मोड़ देंगे और आपको पागलपन की ओर ले जाएंगे। क्या इन दुष्स्वप्नों की सामग्री प्रतीकात्मक हो सकती है? लुमियन ने संक्षेप में पूछा। मैडम जस्टिस ने मापा तुला उत्तर दिया। बहुत संभव है कि वे आपके अतीत की कुछ विकृत घटनाओं का मिश्रण हो, जिन्हें भ्रष्टता की मलिनता ने आपके स्वप्नलोक में प्रक्षेपित किया हो। तो वह प्राचीन किला और वे विक्षिप्त लोग वास्तव में मौजूद हो सकते हैं, लुमियन ने विचार करते हुए सिर हिलाया। जस्टिस और सूजी से कुछ देर और बातचीत करने के बाद लुमियन को आभास हुआ कि आज का फॉलोअप सत्र समाप्ति की ओर है। तभी मैडम जस्टिस ने कहा, क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि मुझे किसी काम में आपकी मदद चाहिए हो सकती है? जरूर, कोई समस्या नहीं, लुमियन ने तुरंत हामी भरी। इसे मनोचिकित्सकीय उपचार की कीमत मान लो। इसके अलावा उसे विश्वास था कि मैडम जस्टिस उसकी क्षमता आंके बिना उसे यह काम नहीं सौंपती। ये कार्य अत्यधिक खतरनाक नहीं हो सकता था। मैडम जस्टिस हंसी और बोली, यदि आप सफल होते हैं तो मैं आपको एक अतिरिक्त इनाम दूंगी, ऐसा जो आपकी ज़रूरतों के अनुसार होगा। मेरी शक्ल बदल सकने वाली कोई चीज़। लुमियन का दिल उत्साह से उछल पड़ा। कुछ वैसा ही। मैडम जस्टिस का स्वर गंभीर हो गया। मैं चाहती हूं कि आप त्रिय के कैटाकोम्स की चौथी मंजिल पर स्थित एक प्राचीन कब्र में जाएं और मेरे लिए समारिटन विमेन स्प्रिंग की एक शीशी ले आएं। समारिटन विमेन स्प्रिंग? लुमियन चौंक गया। मैडम हेलर ने पहले बताया था कि वह कैटाकोम्स में छिपे एक आर्टिफैक्ट की तलाश में त्रिय आई थीं। उसी दौरान उन्होंने समारिटन विमेन स्प्रिंग की किंवदंती के बारे में भी पूछा था। क्या ये बहुत ज्यादा संयोग नहीं है? मानो उसके विचार भांपकर मैडम जस्टिस मुस्कराईं। क्या आपको ये बहुत संयोग नहीं लगता? हाँ, मैं चाहती हूं कि आप मैडम हेलर की खोज का लाभ उठाकर मेरे लिए कुछ समारिटन विमेन स्प्रिंग का पानी हासिल करें। इसे स्वयं करने पर सफलता की संभावना कम होगी। सच कहूं तो मैं ये काम अधिक गुप्त ढंग से भी व्यवस्थित कर सकती थी, लेकिन वह मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में मुझे आपसे आमने सामने बात और आपकी स्पष्ट सहमति चाहिए। मैं आपको चुपके संकेतों से फंसाकर अपने उद्देश्य पूरे नहीं करना चाहती। मेरे लिए दूसरों के मन से खेलना एक खतरनाक रास्ता है। और हाँ, ईमानदारी भी दूसरों के विचारों को प्रभावित करने का प्रभावी तरीका है। लुमियन का संदेह धीरे धीरे कम हुआ। उसने उलझन में पूछा, मैडम जस्टिस, जब आपको समारिटन विमेन स्प्रिंग का मोटा मोटी स्थान पता है, तो आप स्वयं क्यों नहीं जाती? एक सीक्वेंस 7 बियॉन्डर जैसे मुझसे ये काम क्यों? टैरो क्लब की मेजर आर्केना कार्ड निश्चित ही एक डेमीगॉड थी, उससे अनगिनत गुना शक्तिशाली। मैडम जस्टिस हंसी। सीधे शब्दों में कहूं तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां सीक्वेंस बढ़ने के साथ खतरा भी बढ़ता जाता है। ऐसा स्थान जहां उच्च सीक्वेंस के लिए खतरा ज्यादा हो। लुमियन को यह अजीब लगा। मैडम जस्टिस ने जोड़ा, सीक्वेंस बढ़ने पर ओल्डेस्ट वन के और निकटता होती है और रास्ते में अधिक पागलपन जमा होता है। इसलिए उच्च सीक्वेंस वाले लोग विशेष प्रकार की भ्रष्टता के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। हेलर भी इस मामले में सहायक है। कम से कम इससे उसका समय बचेगा और वह खोज को एक निर्धारित क्षेत्र तक सीमित कर सकेगी। थोड़ा सोचने के बाद लुमियन ने मैडम जस्टिस का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उनसे उसे समारिटन विमेन स्प्रिंग का अनुमानित स्थान मिला, कैटाकोम्स की चौथी मंजिल पर, सबसे पश्चिमी प्राचीन कब्र में। सत्र के बाद लुमियन मार्केट डिस्ट्रिक्ट की रू देस ब्लाउजेस ब्रांचेस लौटा। उसका उद्देश्य आयन कैबिनेट से फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स निकालना था। सेफ हाउस पहुंचते ही उसे एक अजीब आभास हुआ। घुसपैठ! कोई उसके सेफ हाउस में घुस चुका था। लुमियन का दिल कस गया। वह आगे बढ़ा और आयन कैबिनेट खोला। ऑरर की ग्रिमवाज और फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स सुरक्षित देखकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन पूरी जांच करने पर एक चीज गायब मिली, अर्थ ब्लड और खुले आयन कैबिनेट को देखते हुए लुमियन को यह हास्यास्पद और अवास्तविक लगा। चोर ने सबसे कीमती फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स नहीं लिए, न ही ऑरर की ग्रिमवाज पलटी की कहीं उनमें बैंक नोट हो। उसने सिर्फ एक खनिज नमूना लिया जो देखने में रत्न भी नहीं लगता था। अगर चोर सच में बियॉन्डर शक्तियों वाला मरौडा होता तो वह विशिष्ट सामग्री से बने शक्तिशाली बॉक्सिंग ग्लव्स छोड़कर नहीं जाता। और अगर वह साधारण चोर होता तो अर्थ ब्लड और ही क्यों लेता? वह तो इसे बेकार समझकर फेंक भी सकता था। इन सब से लुमियन को यकीन हुआ कि चोर का एक ही मकसद था, अर्थ ब्लड और चुराना। दूसरी पार्टी को इस खनिज की खासियत का पता था और वह इसका फायदा उठाना चाहती थी। टर्मी बोरोज, अर्थ ब्लड और किसने चुराया? लुमियन किसी संदिग्ध का नाम नहीं सोच पा रहा था। गियोम बेनेट से निपटने के बाद जब उसने अर्थ ब्लड और हासिल कर फ्रैंका को सौंपा था, तभी से वह इसे सेफ हाउस में रखे था।
निशाना बनने से बचने के लिए वह इसे साथ नहीं ले जाता था। बेशक चोर ने डिविनेशन या प्रोफेसी से क्षेत्र सीमित किया होगा, हर कमरे की तलाशी लेकर लक्ष्य पाया होगा। तभी टर्मी बोरोज की भव्य आवाज गूंजी, मुझे नहीं पता, नहीं पता। लूमियन सन रह गया। यह उत्तर अर्थहीन लगता था, लेकिन टर्मी बोरोज के मुंह से आने का मतलब बहुत कुछ था। हालांकि टर्मी बोरोज, जो लूमियन के शरीर में सील था, सीधे शक्ति नहीं लगा सकता था, उसकी एंजेलिक प्रकृति उसे अनोखी अंतर्दृष्टि देती थी। इनेविटेबिलिटी डोमेन के एक एंजल के रूप में वह लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स की नज़र और भाग्य के माध्यम से उन समस्याओं और निशानों को भांप सकता था जो कई लो सीक्वेंस बियॉन्डर्स से छूट जाते हैं। लेकिन अब वह अज्ञानता जता रहा था। ये संकेत गंभीर था। अर्थ ब्लड और चुराने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। संभवतः किसी उच्च स्तरीय शक्ति, किसी गुप्त संगठन या पंथ का हाथ था। मुझे मैडम मैजिशियन को पत्र लिखकर सूचित करना होगा। आखिर उन्होंने पहले ही कहा था कि अर्थ ब्लड और मुझे दुर्भाग्य ला सकता है। मगर वस्तु तो दुर्भाग्य आने से पहले ही खो गई। शुरू में लूमियन इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहता था। इस खनिज के उपयोग सीमित थे और इसका खो जाना उसे खास नहीं खलता था। लेकिन हालात के विचित्र मोड़ के बाद वह इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। रहस्यवाद की दुनिया में लापरवाही अक्सर दर्दनाक सबक देती है। सच कहें तो लूमियन को अपनी चीज खोने का गुस्सा नहीं था, न ही उसे वापस पाने की तीव्र इच्छा। अर्थ ब्लड और भले ही सौभाग्य से जुड़ा हो, पर यह एक अमूर्त अवधारणा थी जिसे मापना या चाहना मुश्किल था। इसके अलावा मैडम मैजिशियन की चेतावनी के कारण वह इसके खो जाने को जोखिम कम होने का संकेत मानने लगा था। लूमियन ने सेफ हाउस की फिर से जांच की। कोई जाल सक्रिय नहीं हुआ था, केवल अर्थ ब्लड और गायब था। वह बैठकर पत्र लिखने लगा। इस बार बुलाया गया पपट मैसेंजर कम ठंडा था, भावनाओं को पूरी तरह दबाए हुए नहीं। कुछ ही मिनटों में मैडम मैजिशियन का संक्षिप्त उत्तर आया, इस मामले में सचमुच कुछ गड़बड़ है। मैं भी अर्थ ब्लड और चुराने वाले की पहचान नहीं कर पा रही हूँ। यदि तुम्हें डर नहीं है तो साल द बाल यूनिक के प्रवेश द्वार पर जाकर दाहिनी आंख में मोनोकल वाले किसी भी व्यक्ति से पूछो। वे अपराधी न भी हों तो संदिग्ध के बारे में जानते होंगे। यदि जोखिम ज्यादा लगे तो धैर्य रखो, कोई तुम्हारी ओर से पूछताछ करेगा। साल द बाल यूनिक, ये समझ में आता है। स्विंडलर से पहले का सीक्वेंस मरोडा होता है। क्या मोनोकल पहनने वाले लोकप्रिय के सभी बियॉन्डर चोरों पर प्रभाव रखते हैं? लूमियन चुपचाप सोचता रहा। ऑर्डर की ग्रिमवाज में लिखा था कि मरोडर किसी डिवाइन पाथ का सीक्वेंस 9 है। उसके ऊपर स्विंडलर और फिर क्रिप्टोलॉजिस्ट। काफी सोच विचार के बाद लूमियन ने प्रतीक्षा करने का फैसला किया। उसे अर्थ ब्लड और की तत्काल जरूरत नहीं थी। साल द बाल यूनिक, मनेट मोनोकल पहने आइलैंडर स्विंडलर और उसकी नकल करने वाले स्विंडलर्स का ख्याल ही उसे सिहरन दे गया। वह फिलहाल किसी भी अनावश्यक संपर्क से बचना चाहता था। पत्र जलाने के बाद लूमियन ने आयन कैबिनेट की ओर देखा, जहां ऑर्डर की ग्रिमवाज, फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स और अन्य सामान था। अब ये सेफ हाउस सुरक्षित नहीं रहा था। उसे नया ठिकाना ढूंढना था। मैं फ्लॉग साथ रखूंगा, बाकी जितना हो सके उठाऊंगा और जो बिक सके उसे बेच दूंगा। नहीं तो दूसरा सेफ हाउस लूंगा। ऑर्डर की ग्रिमवाज और सोने के लिए किसी बड़े बैंक में एनोनिमस सेफ डिपॉजिट बॉक्स किराए पर लूंगा। इस प्रॉपर्टी की मौजूदा लीज खत्म होने पर नवीनीकरण नहीं करूंगा। लूमियन ने स्पष्ट योजना बना ली। उसकी योजना में वे वस्तुएं शामिल थीं जिन्हें ले जाना मुश्किल था या जिनसे वह छुटकारा पाना चाहता था। मुख्यतः 5 रिचुअलिस्टिक हाइड्स, साथ ही ऑर्डर की ग्रिमवाज और जमा किया हुआ सोना। इन सब के लिए नई जगह ढूंढना प्राथमिकता थी, साथ ही अपने लिए एक नया सेफ हाउस भी। इन बातों को ध्यान में रखते हुए लूमियन ने हेलर के नाम पत्र लिखना शुरू किया। पत्र में उसने बताया कि उसे समारिटन विमेंस स्प्रिंग के अनुमानित स्थान की जानकारी एक गुप्त स्रोत से मिली है। उस स्रोत ने उससे अंडरग्राउंड जाकर स्प्रिंग से पानी की असली बोतल लाने का अनुरोध किया है। लेकिन लिखते लिखते उसे उलझन हुई। वह स्वयं क्यों जाए जब वह हेलर से अपने लिए पानी मंगवा सकता था? मैडम जस्टिस ने यह बात जरूर सोची होगी। फिर मुझे चौथी मंजिल पर खुद उतरने की जरूरत क्यों? क्या हेलर को अकेले पानी लाने में कठिनाई होगी? क्या उसे मेरी मदद चाहिए? मुझे क्या खास बनाता है? मेरे भीतर सील एंजल के अलावा मेरा सीक्वेंस ऊंचा तो नहीं? मैडम हेलर का सीक्वेंस अपेक्षाकृत ऊंचा है। समारिटन विमेन स्प्रिंग के पास जाना उसके लिए खतरनाक है और वह पागलपन के प्रति अधिक संवेदनशील होगी। क्या मेरी जिम्मेदारी उसकी हालत पर नजर रखना और जरूरत पड़ने पर उसे जगाना है? पहले मुझे लगा था कि मैडम हेलर कम से कम सीक्वेंस 4 हैं। उन्होंने कहा था कि डिसेंट रिचुअल से पहले वह कॉडू की समस्या सुलझा सकती हैं, लेकिन अब लगता है कि वह डेमीगॉड नहीं बनी हैं। वरना वह चौथी मंजिल में प्रवेश नहीं कर पाती। समारिटन विमेन स्प्रिंग के पास जाना तो दूर की बात है, क्या उनके पास ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट या किसी सेंट के बराबर कोई मिस्टिकल आइटम है? लूमियन ने स्थिति को परखते हुए कई अनुमान लगाए। लिखते हुए लूमियन ने सूचना प्रदाता के अनुरोध को बहाना बनाकर प्राचीन कब्र में जाने की अपनी निजी इच्छा भी व्यक्त की।
समनिंग रिचुअल के बाद शुद्ध चांदी से बना और हल्की चमक बिखेरता खोपड़ी आकृति पत्र लेकर चली गई। कुछ ही देर में हेलर का उत्तर आया, कोई समस्या नहीं, हम कल 4 बजे डेथ एम्पायर के द्वार पर मिलेंगे। उफ, लूमियन ने राहत की सांस ली। उसका शरीर उत्साह और भय के मिश्रण से कांप रहा था। उसका साहसी स्वभाव और प्रयोग की ललक हमेशा से उसे परिभाषित करती रही थी। कैटाकोम्स में जोड़े के रहस्यमय गायब होने ने उसके मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। अगली सुबह 11 रू डेस फॉन्टेन्स, लूमियन समय पर गार्डनर मार्टिन की विला पहुंचा और काउंट पूफर तथा अन्य ब्लैक कैट सदस्यों से हुई मुलाकात की रिपोर्ट दी। अंदर गार्डनर मार्टिन असामान्य रूप से उत्साहित होकर अपनी मेज के पीछे बैठा था और खुशी भरे स्वर में बोला, कलात्मक रुचि न होने का दावा करने के बावजूद तुम्हारी पृष्ठभूमि तुम्हें उनसे प्रभावी ढंग से बातचीत करने देती है। इसी वजह से मैंने एल्बस की जगह तुम्हें चुना। मुझे डर था कि तुम पर्याप्त उदारता नहीं दिखाओगे, लेकिन तुमने ये शानदार ढंग से संभाला। पहली ही मुलाकात में तुमने उन्हें 4000 वर्ल्ड ऑफ प्रायोजित किए। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर के कमांडिंग ऑफिसर गार्डनर मार्टिन का इशारा था कि बेस्ट सेलिंग ऑथर और ली के छोटे भाई के रूप में लूमियन की हैसियत, भले ही उसमें कलात्मक रुचि न हो, उसे साहित्यिक और कलात्मक हलकों के घोटालों, रंजिशों और शिकायतों की अंदरूनी समझ देती है। लेकिन लूमियन ने समय न गंवाते हुए सीधा मुद्दा उठाया, मुझे ये समझ नहीं आता कि किंग स्पाई गेम ने मुझे खतरे का एहसास क्यों दिया। कल रात मुझे कुछ दुर्स्वप्न भी आए। गार्डनर मार्टिन ने सोचते हुए सिर हिलाया, क्योंकि पूफा काफी अनोखा है। वह अपने पूर्वज वमंडा से बहुत मिलता जुलता है। उनका रक्त संबंध मजबूत है, जिससे वे अनुष्ठान के कई अहम चरणों को छोड़ सकते हैं। क्या उसका पूर्वज ईवल स्पिरिट बन चुका है? सदियों बाद भी वह बलियां कैसे स्वीकार कर सकता है? लूमियन ने तर्कसंगत आधार पर पूछा, मिस्टर के बयान का जिक्र किए बिना। गार्डनर मार्टिन ने गंभीरता से उत्तर दिया, ये वही चीज है जिसे पूफर के पास जाकर तुम्हें जांचना चाहिए। चिंता मत करो, जब तक तुम हर 2-3 दिन में किंग स्पाई गेम में हिस्सा नहीं लेते, तुम्हें केवल दुर्स्वप्न ही होंगे। उस खतरे की भावना को बनाए रखो और किंग बनने का विरोध करो। पूफर के अलावा किसी और की तुलना में तुम्हारे लिए किंग बनना आसान है। यदि सही चुनाव को लेकर संदेह हो तो पूफर को पहले चुनने दो। आयरन एंड ब्लड क्रॉस ऑर्डर सदियों से लापता वर्मंडा साउरॉन के ठिकाने का पता लगाना चाहता है। हे, उन्होंने पहले किंग स्पाई गेम के खतरों की चेतावनी क्यों नहीं दी और मुझे आखिर में चुनने की सलाह क्यों नहीं दी? लूमियन को शक हुआ कि गार्डनर मार्टिन ने किसी अहम बात की पुष्टि के लिए ये सब नहीं बताया। दोपहर में ट्रियर ओपेरा हाउस के पास एक छिपी हुई क्वेरी गुफा में फ्रैंकर और जेना आधे मास्क पहने फिर से काले चोगे वाले वॉलॉक से मिली। वह वही ग्राहक था जिसने पहले डीप वैली क्लॉइस्टर के गेटकीपर के गायब होने की जांच सौंपी थी। फ्रैंकर ने आसपास नजर दौड़ाए और जानबूझकर भारी आवाज में बोली, हमने डीप वैली क्लॉइस्टर के गेटकीपर के गायब होने की जांच में कुछ प्रगति की है। हम इस पर आपसे निजी तौर पर चर्चा करना चाहते हैं। वह आदमी 10 सेकंड से अधिक चुप रहा, फिर सिर हिलाया। ठीक है। लोहे का मुखौटा पहने कंकाल सा एस्कॉर्ट उन्हें और ग्राहक को क्वेरी गुफा के एक एकांत कॉन्वर्सेशन रूम में ले गया। निर्धारित मुलाकात में 1 घंटा बाकी था। लूमियन ने कार्बाइड लैंप उठाए और मार्केट डिस्ट्रिक्ट के संबंधित प्रवेश द्वार से अंडरग्राउंड थ्रियम में दाखिल हुआ। कार्बाइड लैंप से नीला पीला प्रकाश निकल रहा था, जो पत्थर के खंभों से विभाजित सुरंग पर भयावह चमक डाल रहा था। लूमियन आराम से चलता रहा, एक काले कैनवस बैग के साथ, जो हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय छात्रों में लोकप्रिय हो गया था। उसके भीतर उसने फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स और सफ़ेद मोमबत्तियों का ढेर रखा था। कई प्रयोगों के बाद लूमियन ने पाया था कि उन्हें बैग में रखना शर्ट या पैंट की जेबों में रखने से कम खतरनाक है। अंतर बहुत बड़ा नहीं था, पर फिर भी बेहतर था। गार्डनर मार्टिन के नक्शे में दिखाए मार्ग का अनुसरण करते हुए काटिए द ऑब्जर्वेटरी के नीचे की ओर जाते समय लूमियन ने अचानक कान खड़े कर लिए। हल्की सी पदचापों का शोर गूंज रहा था। लूमियन ने आगे और दाईं ओर देखा, ये तय नहीं कर पा रहा था कि अनजान समूह कौन सा रास्ता लेगा। नजर से ओझल रहने के लिए वह सुरंग की छत थामने वाले एक पत्थर के खंभे पर चढ़ गया, कार्बाइड लैंप बुझाए और परछाइयों में गुम हो गया। कुछ ही देर में एक समूह दिखाई दिया। उनमें से अधिकतर फटे जैकेट पहने थे या नंगे बदन थे, भारी पेटियां उठाए झुके हुए थे। 1 दर्जन से अधिक गठीले आदमी घिसे पिटे कपड़ों और क्रूर भावों के साथ अलग अलग जगहों पर आग्नेयास्त्र और कार्बाइड लैंप्स थामे हुए थे। स्मगलर्स। लूमियन ने झांक कर पेटियों को देखा, जो रोशनी में धात्विक चमक दे रही थीं। आग्नेयास्त्र या कुछ और, उसने मन ही मन बुदबुदाया जब स्मगलिंग कैरावान दाएं सुरंग में घुस गया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, शायद किसी ऐसी परछाई के कारण जो इंसान जैसी लगी, एक स्मगलर ने बंदूक उठाई, निशाना साधा और गोली चला दी। जोरदार धमाके के साथ अलार्म रुक गया और समूह आगे बढ़ गया। लूमियन ने जीभ चटकाई और सिर हिलाया। उनकी प्रतिक्रिया उसे जरूरत से ज्यादा घबराई हुई लगी। अंडरग्राउंड थ्रियर में ऐसे कदम आसानी से मुसीबत बुला सकते थे।
ये सर्वविदित था कि विश्वविद्यालय छात्रों और गुजारा करने वाले मशरूम उगाने वालों के अलावा जमीन के नीचे जाने वाले ज्यादातर लोग साधारण नहीं होते। वहां बियॉन्डर्स से टकराने की संभावना सतह से कहीं ज्यादा थी। किसी राहगीर पर गोली चलाना किसी गुप्त संगठन, ईवल गॉड्स के अनुयायियों, सरकार विरोधी उग्रवादियों या शक्तिशाली गुफा अन्वेषकों को भड़का सकता था। ये सोचकर लूमियन ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और दाएं सुरंग के सिरे पर गायब होने वाले स्मगलिंग कैरावान की दिशा में ट्रिगर दबाया। वह किसी को निशाना नहीं बना रहा था, बस हवा में गोली चलाई। बैंग! सशस्त्र स्मगलर्स या तो घूम गए या छिपने लगे और चौराहे की ओर गोलियों की बौछार कर दी। लेकिन लूमियन अब बेपरवाह था। वह पहले ही चट्टान की दीवार चढ़ चुका था, लगभग ऊपर पहुंच चुका था। कुछ देर खाली हवा से गोलाबारी करने के बाद स्मगलर्स घबराकर अपनी जगहें बदलने लगे। लूमियन ने उनकी पीठ देखी और मुस्करा दिया। धन्यवाद की जरूरत नहीं, इसे मुफ्त का सबक समझो। वह नीचे कूदा और कार्बाइड लैंप फिर जला ली। बारूद की गंध सूंघते हुए लूमियन ने मुस्कराकर रिवॉल्वर होल्स्टर में रखी और आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद उसे क्वेरी पुलिस अधिकारियों का एक दल मिला जो गहरे रंग की वर्दी और सेमी ऑटोमेटिक रिवॉल्वर से लैस थे। दल का नेता लूमियन की कम उम्र, कंधे पर तिरछा टंगा बैकपैक और अच्छे कपड़े देखकर बुदबुदाया, सोन ऑफ अ बिच। फिर एक कॉलेज स्टूडेंट। फिर उसने जोर से सांस छोड़ी और पूछा, अभी कुछ सुना? उधर गोलीबारी हुई थी। बैंग बैंग बैंग। मैं देखने जाना चाहता था लेकिन डर लगा, लूमियन ने स्मगलिंग कैरावान की बात छिपाए बिना कहा। पुलिस अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और तेजी से लूमियन को पार करते हुए चौराहे की ओर दौड़ पड़े। कॉन्वर्सेशन रूम में लोहे के मुखौटे वाले कंकाल से मेजबान के जाने के बाद वॉलॉक के वेश में आदमी ने फ्रैंका और जेना की ओर देखा और कहा, तुमने क्या खोजा? जैसा मैंने कहा था, इनाम पाने के लिए तुम्हें गेटकीपर या उसके अवशेष ढूंढने होंगे। जेना ने शांति से कहा, हमने भुगतान के बारे में अभी ज्यादा नहीं सोचा। हमें लगता है कि स्थिति आपकी बताई से अधिक जटिल है। एक रात हम डीप वैली क्वेरी में घुसे। डीप वैली क्वेरी शब्द सुनते ही हुड की छाया में छिपे आदमी ने हल्के से नजर उठाई। फ्रैंकर ने उसकी देह भाषा को ध्यान से देखा। उसने एंथनी रीड से सलाह ली थी और जानती थी कि सामान्य इंसान ऐसी स्थिति में कैसी अवचेतन प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। उस आदमी की प्रतिक्रिया बताती थी कि वह डीप वैली क्वेरी के मुद्दे से भली भांति परिचित है। जेना ने अपनी खोजों का विवरण दिया, साइबरनेटिक आइड मॉन्क और अंगों से सजी गुप्त गुफा सहित। वॉलॉक वेशधारी आदमी शांत रहा, कोई अनावश्यक हरकत नहीं की। लेकिन फ्रैंकर के लिए यह संकेत था कि वह डीप वैली क्वेरी की असामान्यता जानता है। सब सुनने के बाद आदमी ने जानबूझकर आवाज ऊंची की, मैं ये पुष्टि नहीं कर सकता कि इसका गेटकीपर के गायब होने से संबंध है या नहीं, लेकिन अगर तुम गुप्त गुफा में प्रवेश कर कुछ तस्वीरें ले आओ या कीमती चीजें निकाल लाओ तो मैं आधा भुगतान पहले देने को तैयार हूं। शायद अंदर तुम्हें गेटकीपर के ठिकाने के सुराग मिलें। क्या वह हमें मूर्ख समझता है? केवल 10,000 वर्ल्ड डॉलर के लिए इतना जोखिम? फ्रैंकर ने मन ही मन बड़बड़ाया। अगर यह मिस्टिसिज्म गैदरिंग उसके दोस्त ने आयोजित न की होती तो वह ग्राहक का पीछा कर उसकी असली पहचान उजागर कर लेती। फिर वह उससे अधिक जानकारी निकालकर जेना से प्यूरिफायर्स को बिकवा देती। रुको, आगे डेथ एम्पायर है। लूमियन फिर से उस प्राकृतिक मेहराब के सामने खड़ा था जिस पर सफेद हड्डियों, सूरजमुखियों और भाप के प्रतीकों का विचित्र मिश्रण उकेरा गया था। वह साल द बाल ब्राइड से उधार ली गई पॉकेट वॉच निकालकर समय देखने ही वाला था कि दूसरी ओर से हेल आ गई, रहस्यमयी विधवा जैसी काली पोशाक में, सूखे सुनहरे बालों के साथ। उस महिला ने हल्का सिर हिलाया और कहा, जब आप पहले ही आ गए हैं तो तय समय से पहले ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है। लूमियन ने बैग खोला और 2 सफेद मोमबत्तियां निकालीं। उन्हें जलाकर एक हेलर को देते हुए उसने मुस्कराकर कहा, क्या आपको चिंता नहीं कि समैरिटन विमेंस स्प्रिंग के बारे में जो जानकारी मुझे मिली है वह गलत हो सकती है? सफलता कई असफलताओं के बाद आती है, हेलर ने ठंडेपन से उत्तर दिया। लूमियन हंसा, मुझे लगा था आप कहेंगी कि फेलियर इज द मदर ऑफ सक्सेस। ये रिसर्च सोसाइटी नहीं है, हेलर ने संक्षेप में कहा। लूमियन ने और समय बर्बाद नहीं किया। उसने कार्बाइड लैंप बुझाए और चट्टानी मेहराब की ओर बढ़ा, हाथ में सफेद मोमबत्ती लिए जिसकी लौ अब गहरी नारंगी थी। जैसा अनुमान था, दरवाजे के पार की छायाओं से एक आकृति उभरी। नीली बनियान, पीली पैंट, धूसर बाल और कुछ झुर्रियों वाला वह बूढ़ा आदमी था। उसकी हल्की पीली आंखों में धुंधलापन था। उसने लूमियन के हाथ में जलती मोमबत्ती को नापसंद नजर से देखा और भौहें चढ़ाकर पूछा, कोई गाइड नहीं मिला? तुम लोग नहीं? लूमियन ने आंखों के कोने से हेलर की ओर देखा और महसूस किया कि उसके चारों ओर की मोमबत्ती की रोशनी मंद पड़ गई थी, मानो अंडरग्राउंड अंधेरे ने उसे जंग लगा दी हो या घने कोहरे ने ढक लिया हो। इस हालत में वह टूम एडमिनिस्ट्रेटर की नज़र से गायब सी लग रही थी। लूमियन ने बूढ़े आदमी को मुस्कान दिखाई। मुझे गाइड की ज़रूरत नहीं, मैं कई बार इस कब्र में आ चुका हूँ, हालांकि मैं कार्टियर द ला कैथेड्रले कमेमोरेटिव वाले प्रवेश से अधिक परिचित हूँ।
चिंता मत कीजिए, मुझे सारे टैबूज याद हैं और मैं जानबूझकर उन्हें नहीं तोड़ूंगा। बूढ़े ने झुंझलाकर कहा, तुम कॉलेज स्टूडेंट्स, याद रखना, मोमबत्तियां बुझने से पहले बाहर निकल जाना। ये कहकर वह एक तरफ हट गया और दरवाजे के पीछे के अंधेरे में गायब हो गया। चट्टानी मार्ग से गुजरकर डेथ एम्पायर में प्रवेश करते हुए लुमियन ने पीछे मुड़कर उस बूढ़े टूम एडमिनिस्ट्रेटर से जिज्ञासा से पूछा, आप जलती हुई सफ़ेद मोमबत्ती कैसे पकड़ सकते हैं? उसकी धुंधली पीली आंखें अचानक गहरी हो गईं और उससे बर्फीला आभा फैलने लगा। गंभीर स्वर में उसने उत्तर दिया, मैं सिर्फ प्रवेश द्वार पर तैनात हूं, अंदर गहराई में नहीं जाता। क्या सच में? लुमियन ने आगे पूछना छोड़ दिया। उसने दिल की ठंडक और आसपास के अंधेरे से आती अनदेखी नज़रों पर ध्यान केंद्रित किया। उसे टूम एडमिनिस्ट्रेटर की मौजूदा आभा और हेले की उपस्थिति में समानता महसूस हुई। पत्थर के गड्ढे में पड़ी लाशों और मार्ग के दोनों ओर हड्डियों के ढेरों की निगाहों के बीच लुमियन सड़ी हवा में आगे बढ़ता रहा। वह हेले के साथ साथ चला, चैपल टूम और मेमोरियल पिलर टूम जैसे स्थलों को पार करते हुए। हेले ने चुप्पी तोड़ी, उसका स्वर ठंडा था। किस स्तर पर जाना है? चौथी मंजिल। लुमियन ने सफ़ेद मोमबत्ती उठाकर पास के टूम साइन की ओर इशारा करते हुए ईमानदारी से कहा। हेले ने सिर हिलाया और लुमियन से आगे तेज कदमों से बढ़ गई। वह कैटाकोम्स के पहले स्तर से काफ़ी परिचित लग रही थी। कुछ मोड़ों के बाद उसने लुमियन को दूसरी मंजिल की ओर जाती सीढ़ियों तक पहुंचा दिया। पिछले स्तर की तुलना में यहाँ पर्यटक बहुत कम थे। कभी कभार विश्वविद्यालय छात्र मोमबत्ती से रोशन लाशों की निगाह में गाते, नाचते या साहस परखते दिख जाते। हेले ने रफ्तार कम नहीं की। जल्द ही लुमियन ने एक पुराना पत्थर का दरवाज़ा देखा। मोमबत्ती की झिलमिलाती पीली रोशनी में उसने एंटीसियन शिलालेख पढ़ा, एंट्रेंस टू दी ओल्ड ऑस्फेरी। यहाँ से तीसरे स्तर में प्रवेश होगा। दरवाजे के ठीक आगे सन एंड स्टीम ऑल्टर है। चलते रहो जब तक क्रिस्मोना नाइट पिलर न आ जाए, वहीं से चौथी मंजिल में प्रवेश है, हेले ने ठंडे स्वर में समझाया। क्या आपके पास कैटाकोम्स का पूरा नक्शा है? लुमियन ने अनायास पूछ लिया, क्योंकि बाजार में केवल पहले स्तर का नक्शा ही मिलता था। हेले ने सिर हिलाया। जितना गहराई में जाते हैं मुझे उतना ही कम पता होता है। तीसरे स्तर के बाद रोड साइंस और छत पर बनी गाइडिंग ब्लैक लाइन पर निर्भर रहना पड़ता है। लुमियन ने और नहीं पूछा। हेले के नेतृत्व में वे ओल्ड ऑस्फेरी की दहलीज पार कर एक चौड़ी पत्थर की सीढ़ी से नीचे उतरे, जहां इतिहास की गंध साफ महसूस होती थी। तीसरे स्तर पर पहुंचते ही उन्हें टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी और दो घिसे पिटे शिलाखंडों से बना एक अस्थायी ऑल्टर दिखा। मोमबत्ती की लौ एक युवा पुरुष के हाथ में थी, काले बाल, भूरी आंखें और पीला चेहरा। लुमियन और हेले को देखते ही वह ऐसे दौड़ा जैसे जीवन रेखा मिल गई हो। दौड़ते हुए वह चिल्लाया, मेरे दोस्त गायब हो गए। ऐसे ही उसके दोस्त गायब हो गए। सफ़ेद मोमबत्ती थामे लुमियन ने उसकी ओर दौड़ते युवक को देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। वह न टूम एडमिनिस्ट्रेटर था, न उसके भीतर कोई एंजल सील था। किसी भी असामान्यता का मतलब था कि कुछ गलत है। रुको। लुमियन ने दाएं हाथ से रिवॉल्वर निकाली और काले बालों, भूरी आंखों और पीले चेहरे वाले युवक पर तान दी। झिलमिलाती रोशनी में युवक ने सिर हिलाते हुए कहा, मदद करो, बचाओ। वे सब गायब हो गए। वह थोड़ा धीमा हुआ पर रुका नहीं। बैंग। लुमियन ने ट्रिगर दबाया। पीली गोली युवक के शरीर को छूती हुई अंधेरे में गुम हो गई, जहां मोमबत्ती की रोशनी नहीं पहुंचती थी। लुमियन की दृढ़ता भांपकर युवक आखिरकार रुक गया और गिड़गिड़ाता चेहरा दिखाया, बचाओ, बचाओ। हेले की चुप्पी और बातचीत न करने की मंशा देखकर लुमियन को ही पूछना पड़ा, क्या हुआ? बोलते हुए उसने तीनों के हाथों में पकड़ी पीली लौ से तीसरे स्तर के माहौल को देखा। पहले दो स्तरों से अलग, यहाँ कोई लाशें रास्ते के किनारे नहीं थीं। यह एक छोटा सा चौक था। चौक चित्तीदार पत्थरों से पटा था, दरारों में नकाई थी न मिट्टी, अविश्वसनीय रूप से साफ। दो धूसर सफ़ेद पत्थर के स्तंभ दोनों ओर खड़े थे, उनकी सतहें बुरी तरह घिस चुकी थीं। फिर भी अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से लुमियन ने एटर्नल ब्लेजिंग सन का सेक्रेड एम्ब्लम और ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्ब्लम पहचान लिया। आसपास सनफ्लावर्स, क्रैंकशाफ्ट्स और कनेक्टिंग रॉड्स जैसे प्रतीक उकेरे थे। चौक के चारों ओर, जहां मोमबत्ती की रोशनी नहीं पहुंचती थी, अंधेरा घना था, मानो अनगिनत आकृतियां वहां खड़ी हों, जिनकी निगाहें लुमियन की त्वचा में चुभ रही हों। काले बालों, भूरी आंखों और पीले चेहरे वाले युवक ने भयभीत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता। हम एटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के ऑल्टर्स वाले चौक से निकलकर तीसरे स्तर की प्राचीन कब्र देखने ही वाले थे। अचानक वे किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़े, एक एक करके। उनके हाथों की मोमबत्तियां भी गिरकर बुझ गईं। मैं पीछे था और मैंने उन्हें ऐसे ही गायब होते देखा। उसके लिए सबसे अहम सवाल यह नहीं था कि वे कैसे गायब हुए, बल्कि यह कि गवाह को उनकी याद क्यों रह गई। स्पष्ट है कि यदि आप इस विचित्रता से प्रभावित न हों और बच निकलें, तो एटर्नल ब्लेजिंग सन में आपका विश्वास और बढ़ेगा। लुमियन को उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा, इसलिए उसने सहज ही एक और सवाल किया, क्या तुम कॉलेज स्टूडेंट्स हो? युवक ने फिर सिर हिलाया। हाँ, हम त्रियर नॉर्मल कॉलेज के छात्र हैं।
हमने यहाँ रोमांच के लिए एक टीम बनाई थी। मेरा नाम जेराड है। लूमियन हंस पड़ा। उसने यहाँ तक सोचा कि जेराड को अपने और हेलर के साथ समारिटन विमेन स्प्रिंग की खोज में शामिल कर ले। आखिर उसके जैसे छात्र के स्नातक होने तक जीवित रहने की संभावना कम थी। शायद वह चारे के रूप में ज्यादा उपयोगी हो। वह ये सोच ही रहा था कि जेराड में कोई गड़बड़ी है या नहीं, तभी हेलर ने ठंडे स्वर में कहा, हम तुम्हें वापस छोड़ देंगे। इतनी दयालु। लूमियन ने आश्चर्य से हेलर की ओर देखा। उसकी धारणा थी कि इस महिला की रगों में भी ठंडा खून बहता है। जेराड इतना कृतज्ञ हुआ कि उसकी आंखों से आंसू और नाक से पानी बहने लगा। वह बार बार धन्यवाद देता हुआ पास आया। लूमियन ने उसकी हर हरकत पर नजर रखी। उसने कैनवस बैग से एक सफ़ेद मोमबत्ती निकाली और उछालकर दे दी। जेराड ने उसे झपटकर पकड़ा और अपनी पुरानी, लगभग खत्म हो चुकी मोमबत्ती से नई को जला लिया। झिलमिलाती लौ देखकर कॉलेज छात्र ने राहत की सांस ली और हेलर व लूमियन के पीछे पीछे दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की ओर बढ़ा। जैसे ही वह 10 कदम ऊपर गया, जेराड अचानक ठिठक गया। लूमियन ने देखा कि उसके चेहरे से भय पूरी तरह गायब हो चुका था। क्या तुम अकेले सतह पर लौट सकते हो? हेलर ने फिर पूछा, लेकिन उसके शब्द पहले जैसे नहीं थे। जेराड हंसा। कोई समस्या नहीं। मोमबत्ती के लिए धन्यवाद। अतिरिक्त मोमबत्ती खोना परेशानी है। लूमियन के दिल में हलचल हुई। उसने टटोलते हुए पूछा, क्या तुम तीसरे स्तर की कब्र में अकेले गए थे? जेराड ने गर्व से सिर हिलाया। बिल्कुल, मेरे पास पर्याप्त साहस और अनुभव है। वह आखिरकार अपने सहपाठियों को भूल गया। क्या इसलिए नहीं भूला था क्योंकि वह बली वाले चौक में था? क्या मैडम हेलर ने यह देखा और इसलिए उसे छोड़ने का सुझाव दिया? लूमियन समझ गया। जेराड को सीढ़ियां चढ़ते और ओल्ड ऑस्वेरी के प्रवेश से बाहर जाते देखने के बाद लूमियन और हेलर बली वाले चौक में लौट आए। इस बार अटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का प्रतिनिधित्व करने वाले स्तंभों को देखते समय लूमियन की भावना बिल्कुल अलग थी। फिर भी देवताओं की निगाह और संरक्षण के बावजूद सदियों की गहराई में वे पत्थर के स्तंभ जंग और क्षरण दिखा रहे थे। लूमियन का मानना था कि अधिक संरक्षण का अर्थ अधिक आत्मविश्वास है। कोशिश करने में उसका कुछ नहीं जाएगा। सन सीक्रेट एम्बलम वाले स्तंभ के सामने उसने शरीर थोड़ा उठाया और बाहें फैला दी। प्रेज द सन। हेलर चुपचाप देखती रही। उसने प्रार्थना में बाधा नहीं डाली। संक्षिप्त स्तुति के बाद दोनों उत्तर की ओर क्रिस्मोना नाइट पिलर की तरफ बढ़े, सिर के ऊपर बनी काली रेखा और चौक के किनारे लगे रोड साइन का अनुसरण करते हुए। सफ़ेद मोमबत्ती थामे लूमियन कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि उसका दिल धड़क उठा। उसने सामने देखा। किसी समय गहरे हरे फफूंद से ढका एक कंकाल रास्ते में गिरा था। उसके हाथों की हड्डियां सड़क पर फैली थीं, मानो किसी के टखने को पकड़ना चाहती हों। अगर लूमियन तेज चलता और वातावरण पर ध्यान न देता तो वह ठोकर खा सकता था। ये जेराड के वर्णन की याद दिलाता था। उसके साथ ही किसी चीज से ठोकर खाकर गिरे, मोमबत्तियां बुझ गईं और तभी कैटाकोम्स ने उन्हें निगल लिया। क्या वे इन्हीं गिरी हुई हड्डियों से ठोकर खाए? लूमियन ने सोचते हुए हाथ की हड्डी को लात मारी। खनखनाहट के बीच वह और हेलर आगे बढ़े, लेकिन कुछ कदम बाद ही उन्हें एक और सफ़ेद कंकाल मिला, आधा रास्ते में पड़ा हुआ। लूमियन भौहें चढ़ाकर पीछे उस जगह की ओर देखने लगा जहां वह लगभग ठोकर खा गया था। मंद रोशनी मुश्किल से वहां तक पहुंचती थी, लेकिन हंटर की दृष्टि से वह विवरण देख सका। उसकी पुतलियां फैल गईं। वह समझ गया कि जिस हाथ की हड्डी को उसने हटाया था वह फिर से अपनी जगह लौट आई थी, राहगीरों के लिए बाधा बनी हुई। वे अभी भी जीवित हैं। अनडेड प्राणी? लूमियन ने तनाव में पूछा। नहीं, लेकिन संभावना है, हेलर ने संक्षेप में कहा। उसके उलझे चेहरे को देखकर उसने समझाया, वे कब्र के गहरे वातावरण से प्रभावित हो गए हैं और कुछ असामान्यताएं दिखा रहे हैं। जब छिपे खतरे और भय फूट पड़ेंगे तो संभव है वे सभी अनडेड प्राणी बन जाएं। सभी अनडेड बन जाएं? लूमियन ने कल्पना करते ही सिहरन महसूस की। इस स्तर पर कम से कम 10 लाख कंकाल थे, शायद उससे भी ज्यादा। अगर वे सब जीवितों से नफरत करने वाले अनडेड बन जाएं, तो हालात बेहद भयावह होंगे। हेलर के पीछे मुड़ने का कोई इरादा न देखकर लूमियन उसके साथ चलता रहा। रोड साइंस और ऊपर की काली रेखाओं के सहारे वे रास्ता रोकने वाली हड्डियों को पार करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। अनिश्चित समय के बाद वे बिना किसी और जीवित व्यक्ति से मिले क्रिस्मोना नाइट पिलर पहुंच गए। ये काले संगमरमर का विशाल स्तंभ था जिसका ऊपरी सिरा गुफा की छत तक पहुंचता था। इसकी सतह पर न कोई आकृति थी, न प्रतीक, न ही क्षरण के निशान। लूमियन चकित रह गया। बली वाले चौक में एटर्नल ब्लेजिंग सन और गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी के स्तंभ क्षरित थे। क्या ये स्तंभ उनसे भी अधिक विशेष है? मानो उसके विचार पढ़कर हेलर ने ठंडे स्वर में कहा, क्रिस्मोना डिमिनेस सेक्ट की सदस्य थी, जिसे डिमिनेस फैमिली भी कहा जाता है। वह सीक्वेंस टू डिमिनेस ऑफ कैटास्ट्रफी थी। पिछले युग में वॉर ऑफ द फोर एम्परर्स के दौरान फोर्थ इपॉक ट्रियो में उसकी मृत्यु हुई। हालांकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिमिनेस फैमिली ने वापस पा लीं।
क्रिस्मोना नाइट पिलर के अलावा तीसरे या चौथे स्तर पर मैरियान नाइट पिलर और ल्यूज नाइट पिलर भी हैं। ये दोनों कौन हैं? लूमियन को यकीन था कि वे भी एंजल्स रहे होंगे। मैरियान उस समय चर्च ऑफ एवेनाइट की पोप थी और ल्यूज एंशिएंट डेथ का ब्लेसड था, एक डेथ काउंसिल। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी उनके अपने गुटों ने वापस पा लीं। अन्य एंजल्स यहाँ मरे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ब्लड एम्परर के कई अनुयायी एंजल्स यहाँ मरे होंगे। संक्षेप में समझाकर हेलन ने क्रिस्मोना नाइट पिलर के पीछे की पत्थर की सीढ़ियों की ओर इशारा किया। चलो चौथी मंजिल पर चलते हैं। लूमियन ने संक्षेप में सहमति दी। वे तेजी से जलती मोमबत्तियां बदलकर चौथी मंजिल की ओर चढ़ गए। मिस्टिसिज्म गैदरिंग के बाद फ्रैंका और जेना ओपेरा हाउस के आर्केड से जुड़े अंडरग्राउंड क्षेत्र की ओर लौट रही थीं। एक मोड़ पर फ्रैंका ने झुककर जेना के कान में फुसफुसाया, कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है। जेना का दिल धक से रह गया। ये कैसे हो सकता है? उसने हैरानी और भ्रम में कहा। उसे याद आया कि गैदरिंग के अंत में लोग अलग अलग रास्तों से अलग अलग समय पर निकले थे। वे दोनों सावधान थीं, कोई सुराग नहीं छोड़ा था। फिर पीछा कैसे? पीछे न देखने का संयम रखते हुए फ्रैंका शांतिपूर्वक आगे बढ़ी और फुसफुसाए, कौन जाने, शायद कोई और प्रतिभागी यही रास्ता चुनकर किसी को आगे देख बैठा हो, या कोई असामान्य कौशल वाला व्यक्ति किसी अनपेक्षित तरीके से हमें ट्रैक कर रहा हो। आगे बढ़ते रहो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आर्केड के नीचे की सड़क पर पहुंचते ही हम सुरक्षित होंगे। अगर हमारा पीछा करने वाला उससे पहले हमला करे तो तुरंत कार्बाइड लैम्प गिरा देना और पास की छायाओं में छिप जाना। हालात के अनुसार तय करना कि लड़ाई में कैसे शामिल होना है। जेना ने हल्का सा सिर हिलाकर सहमति जताई। अनजाने में उसने कार्बाइड लैम्प की पकड़ कस ली। 100-200 मीटर की अंधेरी नम सुरंग पार करने के बाद फ्रैंका ने रफ्तार धीमी की और भ्रम से पीछे देखा। पीछा करने वाला गायब हो गया। ये भी हो सकता है कि उसने मेरे छोड़े स्पाइडर सिल्क को किसी तरह पार कर लिया हो। इतना कहते ही सामने अंधेरे से एक आकृति उभरी, कार्बाइड लैम्प की रोशनी में चमकती हुई। जेना ने फुर्ती से प्रतिक्रिया की, बाएं हाथ की कार्बाइड लैम्प गिरा दी और छायाओं में विलीन हो गई। मिरर सब्स्टिट्यूशन तकनीक पर भरोसा करते हुए फ्रैंका ने तुरंत बचने की कोशिश नहीं की। उसने उस पीछा करने वाले पर नजर गड़ा दी जो घूमकर उनके सामने आ गया था। वह वॉलॉक के वेश में आदमी था, चेहरा हुड की छाया में छिपा। वही एंट्रस्टी। उसने फ्रैंका की ओर देखा और जानबूझकर ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम लोगों से एक सौदा करना चाहता हूं। क्रिस्मोना नाइट पिलर के पीछे लूमियन नई सफेद मोमबत्ती थामे हेलर के पीछे पीछे चला। वे घिसी पिटी पत्थर की सीढ़ियों से उतरते हुए मानो नरक की गहराइयों में जा रहे थे। दोनों ओर की पत्थर की दीवारें धीरे धीरे बदलकर मानव सिरों की उभरी नक्काशियों में ढल गईं। गहरे स्लेटी आकृतियां समूहों में सिमटी थीं, ऊपर की कब्रों में जमा हड्डियों की तरह। चौथी मंजिल पर कदम रखते ही लूमियन को तीव्र बेचैनी महसूस हुई, मानो वह लंबे समय से कैद रहा हो और अब आज़ादी के लिए तड़प रहा हो। ये भावना अनजानी नहीं थी, यह आमोड शैडो अनुबंध का दुष्प्रभाव था, लेकिन पहले कभी इतना तीव्र नहीं हुआ था। मानो उसकी आत्मा शरीर में कैद होकर सच्चाई से अवगत हो गई हो। वह इस पिंजरे से निकलना चाहती थी, इस दुनिया को तोड़कर वास्तविक स्वतंत्रता पाना चाहती थी। उफ, लूमियन ने धीरे धीरे सांस ली और खुद को शांत किया। आर्म्स मॉन्क के बूंद के बिना भी उसे लगा कि वह इन उथल पुथल भावनाओं को संभाल सकता है, और उस बूंद के साथ वह और बेहतर नियंत्रण कर सकता था। मैडम जस्टिस के अनुसार सीक्वेंस जितना ऊंचा होता है, चौथी मंजिल की पागलपन और छिपी भ्रष्टता के प्रति संवेदनशीलता उतनी बढ़ती है। क्या यही मैं महसूस कर रहा हूँ? क्या मेरा सीक्वेंस कम होने के कारण मैं इसे सहन और नियंत्रित कर पा रहा हूँ? लूमियन ने स्थिति का अनुमान लगाया और अनायास ऊपर देखकर तिरछी नज़र से हेलर को देखा। उसकी गर्दन पतली थी, विधवा जैसी पोशाक के कॉलम में अधिकांश छिपी तोड़ने के लिए उपयुक्त लक्ष्य। यह विचार आते ही लूमियन ने तुरंत सिर झटककर एब्सेस्ड हैंड के अनुबंध के नकारात्मक प्रभाव को झाड़ दिया। उसी क्षण उसने देखा कि हेलर का चेहरा और अधिक पीला पड़ गया था, मानो कई दिनों से मृत किसी लाश का हो। पल भर में हेलर ने एक मिलिट्री फ्लास्क निकाली, ढक्कन खोला और उसका सारा तरल पी गई। लूमियन को तीखी शराब की गंध आई। मन ही मन उसने सोचा, ये लिकर ही होगी। क्या हेलर फीसैक के शराबियों की तरह कई फ्लास्क साथ रखती है? एक ही घूंट में बोतल का 1/3 खत्म करने के बाद हेलर के गाल हल्के लाल हो गए। उसने पूछा, किस दिशा में जाएं? लूमियन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, ये पश्चिमी छोर की एक प्राचीन कब्र में है। हमें क्षेत्र का मोटा अंदाजा है, सटीक जगह नहीं। हेलर ने सिर हिलाया और ऊपर की ओर देखा, जहां कब्र की छत पर मोटी काली रेखा तीरों के साथ बनी थी। प्रवेश द्वार के पास लगे संकेतों के साथ मिलाकर लूमियन पश्चिम की ओर जाने वाला मार्ग समझ सका। फिर भी उसने पुष्टि के लिए पहले से तैयार किया हुआ कंपस निकाला। मंद रोशनी में कंपस की सुई बेतरतीब ढंग से लगातार कांप रही थी। यह पागल हो रहा है, लूमियन ने हल्के मजाक से तनाव कम करने की कोशिश की।
हमें रोड साइंस और ब्लैक लाइंस पर ही भरोसा करना होगा, हेलन ने कहा, मानो यही अपेक्षित हो। लूमियन ने आह भरी, पागल होती सुई को देखते हुए हंसा। अगर यह कभी न रुके तो क्या इससे परपेचुअल मोशन मशीन चलाई जा सकती है? हेलन ने उसकी ओर देखा। क्या आप अटर्नल ब्लेजिंग सन के बिलीवर नहीं हैं? लूमियन ने ईमानदारी से कहा, कम से कम अभी तो हूं। हेलन ने विषय आगे नहीं बढ़ाया। पास के रोड साइन और ऊपर की काली रेखाओं का अनुसरण करते हुए वह दाईं ओर मुड़ गई। इस मंजिल पर मैरियान नाइट पिलर और ल्यूज नाइट पिलर दोनों हैं। यहाँ फ्रांसवाज टूम, ब्लड ऑर्डर हॉल और क्रेजी श्रूम्स केव भी है। ओह, इस नाम की शैली बाकी से बिल्कुल अलग है, लूमियन ने सड़क चिन्ह देखते हुए बकबक की। चौथी और तीसरी मंजिल का सबसे स्पष्ट अंतर यह था कि यहाँ रास्तों के किनारे लाशें नहीं थीं। जगह चौड़ी और साफ लगती थी, फिर भी उसकी खामोशी डरावनी थी। प्राचीन कब्रों के द्वार बंद थे, भीतर की चीजें नजरों से छिपी थीं। पीछे मुड़े बिना हेलन ने कहा, क्या आपकी मानसिक बेचैनी ज्यादा बोलने और बकबक करने में प्रकट होती है? ठीक ठीक नहीं, बोलना बस चिड़चिड़ाहट से निपटने में मदद करता है, लूमियन ने स्वीकार किया। वे चलते रहे, रोड साइंस और ब्लैक लाइंस के सहारे दिशा समायोजित करते हुए। ब्लड ऑर्डर हॉल नाम की आंशिक प्राकृतिक कब्र गुफा के पास से गुजरते समय लूमियन ने अचानक किसी को देखा। वह सादी सफेद पोशाक में एक महिला थी, काले बाल पीठ पर लहराते हुए। उसके चेहरे की बनावट असाधारण रूप से सुंदर और संतुलित थी। उसकी आभा इतनी पवित्र थी कि इस मौन और गंदी कब्र में वह हटपटी लग रही थी। डीमनेस ऑफ प्लेजर को बार बार देखने के बावजूद लूमियन चकित रह गया। उसे रौंद डालने की एक अपवित्र इच्छा भी हुई। ये केवल फ्लॉग बॉक्सिंग ग्लव्स का दुष्प्रभाव नहीं था, यह उसके दिल की गहराइयों से उठी अंधेरी चाह थी। लूमियन ने खुद को संभाला। उस महिला की नीली आंखें चमक रही थीं, ठंडी और निर्जीव। उसके हाथ खाली थे, उनमें एक बुझी हुई सफेद मोमबत्ती थी। कैटाकोम्स में जलती मोमबत्ती की सुरक्षा के बिना जीवित लोग गायब हो जाते हैं। लूमियन का शरीर तंग गया जब वह महिला ब्लड ऑर्डर हॉल की बाहरी दीवार से धंध कर आसपास के अंधेरे में फिसल गई और गायब हो गई। आप क्या देख रहे हैं? हेल की ठंडी आवाज ने खामोशी तोड़ी। क्या आपने नहीं देखा? लूमियन ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। हेल कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, मैंने सचमुच नहीं देखा। हालांकि जैसे ही आप रुके मैंने उस दिशा में देखा। क्या मैं ही उसे देख सकता था या मुझे ही उसे देखने की अनुमति थी? लूमियन तय नहीं कर पाया, क्या ये टर्मिबोरोस का असर था, उसका सीक्वेंस या उसका लिंग। हेल ने पल भर सोचा और कहा, ऐसी बातों पर ध्यान मत दो। कैटाकोम्स की गहराइयों में विशेष रेट्स और ईवल स्पिरिट्स का ठहरना सामान्य है, लेकिन ये जगह एक शक्तिशाली सील की तरह है। जब तक आप नियम नहीं तोड़ते और किसी असामान्यता को सक्रिय नहीं करते, आप सुरक्षित रहेंगे। लूमियन ने सिर हिलाया। मैं बस सोच रहा था, उसने कहा, साधारण पर्यटक और साहसी कॉलेज स्टूडेंट्स तीसरे स्तर से आगे यहाँ तक नहीं आ पाते। फिर गाइडिंग ब्लैक लाइन और सटीक रोड साइंस किसके लिए बनाए गए हैं? हेल ने आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया, यहाँ नियमित रूप से सफाई करने आने वाले ऑफिशियल बियॉन्डर्स और रोज गश्त करने वाले टूम एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए। फिर उसने सरल चेतावनी दी, आपके वर्णन के अनुसार आपने जो महिला देखी वह किसी उच्च स्तरीय डीमनेस जैसी लगती है। लूमियन का दिल धक से रह गया। क्या वह डीमनेस ऑफ कैटास्ट्रफी, क्रिस्मोना की शेषवई NGEFUL स्पिरिट हो सकती है? मुझे यकीन नहीं, हेल ने अपनी फ्लास्क से एक और घूंट लेते हुए कहा। लूमियन ने आसपास नजर डाली, उसकी पलकें फड़क उठीं। उसने हेल के दाएं हाथ की पीठ पर बैंगनी लाल धब्बा देखा। वह पहले नहीं था, वह मृत शरीर पर दिखने वाले लिवर मोर्टिस जैसा लग रहा था। क्या ये चौथी मंजिल की भ्रष्टता का असर है? क्या मैडम हेल इससे निपटने के लिए शराब का सहारा ले रही है? लूमियन बकबक जारी रखे रहा। इसी दौरान वे बिना निशान वाली प्राचीन कब्रों के बीच घूमते हुए आखिरकार मंजिल के सबसे पश्चिमी हिस्से में पहुंच गए। चट्टान की दीवार के किनारे दर्जनों या शायद सैकड़ों प्राचीन कब्रें दूर तक फैली थीं। लूमियन हेल से खोज तेज करने को पूछने ही वाला था कि पास की एक प्राचीन कब्र से खटखटाने की आवाज आई। हेल और लूमियन दोनों चौकन्ने हो गए। उनकी नजरें कब्र पर टिकी रहीं जब उसकी टूटी पत्थर की दीवारें ढहने लगीं और एक अंधेरा गह्वर दिखा जिससे इंसान अंदर बाहर जा सकता था। एक आकृति झुकी हुई बाहर निकली। तनाव से भरे लूमियन ने जायंट फायरबॉल छोड़ने का मन बनाया, लेकिन खुद को रोककर पहले देखने का फैसला किया। कब्र से निकला आदमी जलती सफेद मोमबत्ती थामे था। उसने कपड़ों की धूल झाड़ी और धीरे धीरे सीधा खड़ा हुआ। काले सियर्स रोब में, जो आमतौर पर सर्कसों में दिखती है, उसका रंग भूरा काला, शरीर पतला, घुंघराले काले बाल और गहरी आंखें थीं। दाहिनी आंख पर क्रिस्टल सा मोनोकल था। वह आइलैंडर स्विंडलर मैनेट था। मैनेट ने लूमियन और हेल को देखकर मुस्कान बिखेरी। क्या संयोग है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।